सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप सभी का काफी अच्छा होगा। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एंड अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में बायोन्सी एंड फ्लोटेशन को। बायोन्सी एंड फ्लोटेशन का ये सेकंड लेक्चर आप लोगों को हो जाएगा। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग कुछ और न्यू चीजों के बारे में समझेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ये समझे थे दैट बायोन्सी क्या होता है ना, बायोन्सी का क्या डेफिनेशन हो जाता है। हम लोग समझे थे कि जब भी कोई भी एक ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फ्लूइड में पार्शियली या फिर पूरी तरह से कंप्लीटली सबमर्ज करते हैं, तो उसकी वजह से क्या रहता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन पे, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग बायोन्सी कहते हैं। और बायोन्सी जिस पॉइंट पे एक्ट करता है उसको सेंटर ऑफ बायोन्सी कहते थे। फिर हम लोग बात किए थे कि इसमें अगर मैं बात करता हूं कि जो वो आया बायोन्सी फोर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो चेंज इन प्रेशर लेते हैं टॉप एंड बॉटम का, उसके बेसिस पे हम लोग निकालते हैं कि बायोन्सी फोर्स इक्वल टू होता है रो ए एच, या आप बोल सकते हो रो वी जी, है ना, रो इंटू जी इंटू वी, या फिर रो वी जी जो आप बोलो, यानी कि डेंसिटी फ्लूइड का, उसका फ्लूइड का जो भी आपका बॉडी है वॉल्यूम उसका ले लेते हैं, डिस्प्लेस जो वाटर किया है इंटू ग्रेविटी ले लेते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं। फिर हम लोग बात किए थे कि दो केस लिए थे, फ्लोटिंग बॉडी का लिए थे, सबमर्ज बॉडी का लिए थे। सबमर्ज के केस में देखे थे कि आपका जो बायोन्सी फोर्स होता है वो रो जी ए एच के बराबर आ जाता है, और फ्लोटिंग के लिए आ जाता है रो जी ए इंटू एक्स के बराबर आ जाता है। एक्स क्या आ जाता है, दैट इज दी जितना मेरा डूबा हुआ पानी के अंदर है वो वाला, और एच यहाँ पे टोटल हाइट आ जाता है, क्योंकि सबमर्ज का पार्ट है, पूरा पार्ट डूबा हुआ था, पूरा का पूरा हाइट ले लेंगे। फिर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन का बात किए थे, तैरने का सिद्धांत, कोई चीज कब तैरेगा उसके बारे में बात किए थे। कोई तैरेगा तो तैरने के लिए मैंने आपको कहा था कि जो भी मेरा फ्लूइड बायोन्सी फोर्स होता है वो मेरे इक्वल टू होता है वेट ऑफ द बॉडी का, वेट ऑफ द बॉडी का। और पहले हम लोग देख चुके थे बायोन्सी फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, तो दोनों को कैलकुलेट करके हम लोग को पता चला था कि अगर किसी का डेंसिटी पता चल जाए और हाइट पता चल जाए तो उससे भी हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई वो मेरा कितना मेरा डेप्थ तक डूब रहा है, कितना वो फ्लोट करेगा, मतलब कोई शरीर डुबाएंगे, कोई ऑब्जेक्ट डुबाएंगे, कितना पानी के अंदर रहेगा, कितना बाहर रहेगा, इसके बारे में डिस्कस किए थे। नाउ आज हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू वेट का, क्योंकि देखो हम लोग जो वेट को मेजरमेंट करते हैं, वो वेट को मेजरमेंट करते हैं, क्या वो सच में वेट वो वेट है या वो वेट मेरा एक तरह से फेक वेट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको कहा जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू वेट और वेटलेसनेस। अब ये क्या होता है इस चीज को थोड़ा समझो। यहां पे देखो, अगर ओरिजिनल वेट कहा जाए, ओरिजिनल वेट कहा जाए कि आपका ओरिजिनल वेट आपको पता करना है, तो ओरिजिनल वेट का पता करने का सिंपल तरीका क्या होता है कि आप किसी फ्लूइड में चल जाओ और फ्लूइड में जितना आपका वजन रहेगा वही कहलाएगा आपका वेट, वही कहला आपका वेट। यानी कि देखो यहां पे अगर मैं कहा जाए कि वेट इन एयर इज कंसिडर एज दी ट्रू वेट, अभी डिस्कस करेंगे व्हाई, इसको मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी, है ना, इसलिए तो बताया जाता है इन सभी चीजों को। मैं बता दूंगा, आप तुरंत पूछने लगते हैं सर क्यों, स्किप करना भी दिक्कत है। तो वेट ऑफ एयर इज कंसिडर एज ट्रू वेट। अब देखो ये एयर हम लोग कौन सा लेके चलते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर, जो स्टील एयर रहता है एटमॉस्फेरिक एयर वो लेके, ये नहीं कि आंधी तूफान है और वहां अपने आप को मेजरमेंट कर रहे हैं वेट, तो फिर वो मेरा बढ़ चढ़ के आ जाएगा, फिर वो गलत आपको बताएगा। तो एटमॉस्फेरिक एयर में जो वेट मेजर किया जाता है मेरा, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रू वेट, उसी को क्या कहा जाता है मेरा ट्रू वेट कहा जाता है। अब इस ट्रू वेट को समझने के लिए देखो क्या कर रहे हैं, किया गया है, हम लोग यहाँ पे एक ले लिए हैं कोई भी फ्लूइड, जैसे एयर लिया गया है ना, क्या लिया गया, एयर लिया गया है, तो एयर जैसे कहा गया ना यहाँ पे एयर, तो एयर ले लिया गया। इस एयर में कोई मेरा एक ऑब्जेक्ट है, एक मेरा क्या इस तरह का, कि मेरा बॉडी है, एक मेरा क्या है इस तरह का बॉडी में यहाँ पे ले लिया हूं, समझ गए मेरी बात की नहीं, यहाँ पे मैं एक बॉडी यहाँ पे कंसिडर कर लिया हूं। अब इस बॉडी का अगर मैं बात कर लेता हूं, इस बॉडी का मैं बात कर लेता हूं कि इस बॉडी मैंने लिया और इस बॉडी का मेरा कुछ भी एरिया रहेगा, ए इज माई एरिया, हाइट मेरा ले लेता हूं, हाइट मेरा एच है, और इस बॉडी को वेट हम लोग करेंगे तो कहीं टांग के रखेंगे और वेट करेंगे, तो स्प्रिंग कनेक्शन के लिए हैं, और इससे हम लोग क्या किए हैं, इसको इस तरह से स्प्रिंग कनेक्शन से इसको लटका दिए हैं, है ना। तो ऑब्वियसली बात है इस बॉडी का कुछ ना कुछ वेट रहेगा, उस वेट मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा वेट, है ना, और कुछ मेरा यहाँ पे लगेगा टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो टेंशन लगेगा ऊपर डायरेक्शन में और वेट लगेगा नीचे डायरेक्शन में। अच्छा, फिर बोलेंगे सर यहाँ पे बॉयंसी फोर्स भी तो लगेगा, और बॉयंसी फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा बॉयंसी फोर्स। मैंने कल आपको बताया था कि बॉयंसी फोर्स जो होता है वो आपका पानी में लगता है, तो फ्लूइड का बात करता है, फ्लूइड, तो फ्लूइड में पानी भी आता है और फ्लूइड में एयर भी आता है, तो एयर में भी बॉयंसी फोर्स मेरा एक्ट करता है, बॉयंसी फोर्स एयर में भी एक्ट, हवा में भी बॉयंसी फोर्स लगेगा। फिर बोलेंगे कैसे पता चलेगा, आप बैलून को छत से गिराओ, देखो धीरे धीरे आपका गिरेगा, या फिर पंखुड़ी जो होता है पंख, पंख है ना, उसको गिराओ तो धीरे धीरे गिरेगा, कोई रुई को गिरा धीरे धीरे गिरेगा, क्यों, एक हवा का बॉयंसी फोर्स भी लगता है, लेकिन हाँ हवा का जो बॉयंसी फोर्स रहता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, इसलिए कोई वेट को अगर गिराओ धम से गिर जाता है,
क्योंकि मैंने क्या कहा था कि ऊपर से लगता है मेरा जो भी लगता है वेट, है ना, और नीचे से लगता है मेरा बॉयंसी फोर्स। तो उस समय क्या होता है, वेट जो होता है, वेट ऑफ द बॉडी का, वो बहुत ज्यादा, और ये सबमर्ज का केस तरह है, पूरी तरह से हवा में डूबा हुआ है। तो यानी कि जब मेरा सबमर्ज का केस है, तो सबमर्ज के केस में हम लोग क्या लिए थे, देखो, वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू बॉयंसी फोर्स। तो जो भी बॉयंसी फोर्स मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, वो इक्वल टू होता है वेट ऑफ द बॉडी, और वेट ऑफ द बॉडी यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे पत्थर को गिरा रहा है, हवा बहुत कम है, तो इतना कम है कि धम से नीचे गिर जाएगा। समझ आया मेरी बात की नहीं? तो मैंने कहा था ना, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में क्या कहा था कि कोई चीज तभी फ्लोट करेगा जब मेरा बॉडी का जो वजन रहेगा वो मेरा कौन संभाल ले, बॉयंसी फोर्स संभाल ले। बॉयंसी फोर्स संभाल लेगा तब, या तो बराबर हो जाएगा, या फिर अगर बॉयंसी फोर्स ज्यादा रहेगा तब, है ना, समझ गए? ये वाला चीज मैंने कहा था। लेकिन अगर मेरा वेट ऑफ द बॉडी ज्यादा है, बॉयंसी फोर्स कम हो जाएगा, तो नीचे गिर जाएगा वो, फिर, है ना, एक तरह से सबमर्ज हो जाएगा पानी के अंदर या हवा के अंदर नीचे आ जाएगा। तो हवा तो चारों तरफ से, तो सबमर्ज ही आपका केस है, ये वाला चीज है, समझ गए? तो ये वाला चीज यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जब यहाँ पे बॉयंसी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन वही वाला हाल है कि बॉडी का जो वेट रहेगा उसके लिहाज से अगर मैं बात करता हूं, एयर का डेंसिटी बहुत कम होता है। एयर का डेंसिटी क्या होता है, बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे जो बॉयंसी फोर्स होता है ना, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल के बराबर होता है। ऑलमोस्ट क्या होता है, नेग्लिजिबल के बराबर होता है, वो ना ही के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग का एक्चुअल में ऊपर तरफ कहा जाए ना, तो दो फोर्स लगेगा। एक लगेगा क्या, यहाँ से इस तरह से मेरा जा रहा है एक एफ और एक मेरा जा रहा है टेंशन, कि खींच रहा है स्प्रिंग, तो टेंशन। लेकिन तो एक्चुअल में अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूंगा, तो टी ऊपर की ओर जा रहा है प्लस एफ बी जा रहा है ऊपर की ओर, और डाउनवर्ड में क्या रहा, वेट जा रहा है, वेट जा रहा है ना। वेट को चाहे तो लिख सकता हूं मैं एम जी, तो क्या लगेगा, टी प्लस एफ वी इक्वल टू एम जी। लेकिन यहां पे मैंने जैसे कहा, ड्यू टू लो डेंसिटी ऑफ एयर, बॉयंसी फोर्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। तो यानी ये जो बॉयंसी फोर्स है वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर यहां हो जाता है। तो ओनली यहां पर टेंशन इक्वल टू क्या बच जाता है आपका, एम जी, एम जी, एम जी। और यही कहलाता है मेरा ट्रू वेट। यही क्या कहलाता है, मेरा ट्रू वेट यहां पे कहलाता है, क्योंकि यहां पे बॉयंसी फोर्स ऑलमोस्ट जीरो है, तो आपका वजन में कोई घटा नहीं। अब बोलेंगे कैसे सर घट जाता है, कैसे घट जाता है, इस चीज को समझने के लिए आप एयर का कंडीशन ले लो। अब यही आपका एयर का चीज है। मान लो कोई इस तरह का बीकर है, उस बीकर में ऊपर में इस तरह से हम लोग क्या किए हैं, एक वेट को लटका दिए हैं, और वेट से स्प्रिंग के थ्रू से एक वजन को यहाँ पे इस तरह से सिलेंड्रिकल कोई, और हम लोग लग दिए हैं कोई बॉडी को। अब इस बॉडी में अब देखो यहाँ पे क्या आपका एयर है, अब सॉरी वाटर है। अब वाटर का डेंसिटी आपको पता है इससे 1000 गुना ज्यादा होता है। एयर से बात करा जाए 1000 गुना ज्यादा डेंसिटी होता है मेरा किसका, एयर का। इसीलिए तो हम लोग जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में क्यों हम लोग पढ़ते हैं, ओनली फ्लूइड में वाटर के बारे में, है ना। आप देखोगे जब हम लोग पढ़ते हैं क्या फ्लूइड मैकेनिक्स में हाइड्रोलिक मशीन, तो उसमें पढ़ते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन में केवल हम लोग वही सारे मशीन के बारे में पढ़ते हैं जहां पानी, जैसे टरबाइन, पंप वगैरह। एयर के बारे में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि एयर में भी होता है मशीन, जैसे उसको कहा जाता है न्यूमेटिक मशीन, उसके बारे में क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि भाई साहब देखो, एयर के कंपेयर में वाटर 1000 गुना ज्यादा उसका डेंस होता है। तो अगर ज्यादा डेंस है तो जो इंपैक्ट भी पड़ेगा वो ज्यादा गुना रहेगा, मतलब कोई भी जो वेट फोर्स वगैरह लगेगा वो 1000 गुना ज्यादा रहेगा। तो किसी ऑब्जेक्ट में किसी भी मशीन को चलाएंगे तो उससे ज्यादा गुना, 1000 गुना ज्यादा आपको एडवांटेज मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, इसलिए उसको ज्यादा पढ़ा जाता है। लेकिन एयर भी तो आता है, तो सेम हाल यहाँ पे आ जाता है। इसका डेंसिटी यहाँ पे नेग्लिजिबल आप नहीं कर सकते क्योंकि 1000 गुना ज्यादा है, तो डेंसिटी बिल्कुल इसका है। यानी अब जो बायंसी लगेगा उसको हम लोग कंसिडर करके चलना पड़ेगा। मेटा सेंटर अभी बात का कहानी है डियर, है ना, मेटा सेंटर बात का कहानी, अभी बिल्कुल टेंशन ना लो सरफराज, सुलभ शक्ति अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो इस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, इस टाइम पे हम लोग लेंगे ऊपर तरफ क्या जा रहा है सर, टी प्लस आपका जाएगा एफ वी इक्वल टू एम जी। तो यहां पे अगर मैं टी इक्वल निकालना चाहूंगा तो क्या निकलेगा, एम जी माइनस हो जाएगा एफ वी। तो देखो आपका वेट क्या, वेट आपका क्या, वेट दिस इज माई एम जी इज योर वेट, यही आपका वेट है। अब इस देखो वेट में कुछ आपका घट गया, किसके वजह से, बोयंसी के वजह से कुछ में घट, आपका जो वजन है ना, जो एक्चुअल वजन है उसमें कुछ कमी आ गया बोयंसी फोर्स के वजह से, जिसकी वजह से क्या रहता है, जो आपका वेट रहता है वो सही नहीं मेंशन करा जाएगा, सही तरह का नहीं रहेगा। इसीलिए हवा में गिरे तो धड़ से गिर जाओगे, लेकिन जब आप पानी के अंदर रहते हो, जैसे आप अगर मान लेते हो कोई भारी भरकम इंसान है, उसको आप लिफ्ट करना चाहोगे, गोदी होता है ना, अपनी गर्लफ्रेंड को उठाते हो ना आप लोग, है ना, ठीक है, या फिर अगर मान लो अपना बॉयफ्रेंड या वाइफ है या हस्बैंड है या बच्चे हैं, मान लो हट्टा कट्टा बच्चा है, उसको आप उठाना चाहते हो, तो आपका हालत खराब हो जाएगा। उसी को लेके आप जाओ पानी के अंदर, और पानी के अंदर अंदर रख के फिर उसको उठाओ, आपको लगेगा भाई आराम से उठा ले रहे हैं। या कभी और मैं आपको बता रहा हूं, कभी आप बाल्टी को पानी में अंदर डालना, जब तक आपका बाल्टी जो है या कोई भी चीज है वो पानी के अंदर रहेगा ना, खींचोगे ना,
तो लेगा यार हाँ आसान आसान है। जैसे वो पानी के ऊपर आ जाएगा ना, आपको लेगा यार अब तो भारी है, अब आपको ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। क्यों? उस समय बॉयंसी फोर्स लग रहा था और वाटर था, वाटर का डेंसिटी ज्यादा होता है, तो बॉयंसी का अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था। अपवर्ड डायरेक्शन में जो आप खींच रहे हो, आप जो रस्सी से खींच रहे हो टेंशन में, एक बॉयंसी फोर्स आपका हेल्प कर रहा है कि भाई चलो मैं भी तेरा हेल्प कर देता हूं, तो आपको कम से ही काम चल जा रहा। जैसे पानी से बाहर निकला, आगे एयर, एयर का डेंसिटी ना के बराबर होता है तो बॉयंसी फोर्स ऑलमोस्ट आपका नेग्लिजिबल हो जाता है। तो फिर पूरी तरह से आपको अगर उसको खींचना है तो आपको टेंशन लगाना पड़ेगा ज्यादा, तो आपको एक्चुअल वेट का पता चलता है कि अच्छा अब इतना पानी का वजन है, समझ गए? तो यहां पे आ जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है वेटनेस या फिर वेल्टेडनेस, या फिर कहा जाता है ट्रू वेट कॉन्सेप्ट। तो यानी कि क्या समझे कि वेट का जो होता है, वेट होता है, ट्रू वेट कहां पे हम लोग कंसीडर करके चलते हैं? एयर में कंसीडर करके चलते हैं। इसका बताने का मतलब यही आपका यहां पे था, समझ गए? ठीक है, यानी वेट ओनली कैन मेजर बाय सबमर्जिंग द बॉडी। ठीक है, यानी कि यहां से और एक चीज समझ आ रहा है कि अगर आपको वेट को मेजर करना है तो क्या फ्लोटिंग में कर सकते हो? नहीं, फ्लोटिंग में आपको गलत वेट देगा, है ना, समझ गए? आप अगर अपना वेट करना चाहते हो तो फ्लोटिंग के कंडीशन को नहीं लोगे। बात समझ आया? मैंने क्या कहा? फॉर वेट मेजरमेंट, फॉर वेट मेजरमेंट फ्लोटिंग जो फ्लोटिंग होता है, फ्लोटिंग कंडीशन इज नॉट टेकन। समझ गए? आपको कौन सा कंडीशन लेके चलना? सबमर्ज वाला, सबमर्ज वाले ले चलना है। वेट कैन ओनली मेजर बाय सबमर्जिंग, क्योंकि यहां पे बोलेंगे सबमर्जिंग, एयर में तो सबमर्जिंग ही था ना, एयर में तो सबमर्जिंग ही था ना, समझ गए? सबमर्जिंग ही था ना। यहां से भी पता चल जाएगा, लेकिन आपको एफ बी निकालना पड़ेगा ना, बॉयंसी फोर्स यहाँ कितना लग रहा है, तो फिर इसको ऐड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वही तो आपको इसमें घटाया गया है। समझ आया? तो ये चीज का आप लोग को ध्यान यहां रखना है। हाँ हाँ, स्प्रिंग का वेट यहाँ पे नहीं लिया गया है, ठीक है, सिर्फ हम लोग बॉडी को यहाँ फिलहाल लेके चल रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू वेट वेटलेसनेस के बारे में समझ गए होंगे कि हम लोग को सबमर्ज के केस में ही, इसीलिए आपको अगर वजन करना है तो जाओ जाके आराम से डूब जाओ पानी के अंदर, पता चल जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा, एम जी एफ बी निकाल लोगे तो उस चीज को आप आराम से कर सकते हो और यू कैन कैलकुलेट, है ना। चलिए, चलो अगर ये चीज क्लियर हो गया, नाउ अब यहां पे बात करते हैं आगे, है ना। अब देखो होता क्या है, अब देखो होता क्या है, आपको पता है कि कई सारी चीज तैरता है, चलता है, जैसे आपका बलून हो गया, वो हवा में आपका तैरता है, बॉयंसी की वजह से ही तो उड़ते हुए जाता है ना। एरोप्लेन भी कहीं ना कहीं बॉयंसी तो हेल्प करता ही करता है हाई वेलोसिटी के साथ। बोट आपका पानी में चलता है ना, लेकिन देखो हवा में कोई चीज चलना बहुत हल्का रहेगा तभी चल पाता है, अदरवाइज आपका एक डायरेक्ट फोर्स हम लोग को देना पड़ता है या फिर एक हम लोग को एक्सेलरेशन देना पड़ता है। लेकिन पानी के लिए क्या होता है, पानी में भी एक्सेलरेशन देके हम लोग स्पीड करते हैं, लेकिन वो तैर सकता है। तो बोट हो गया, एयरप्लेन हो गया, सीप हो गया, बलून हो गया, ये सब कहीं ना कहीं मेरा क्या करता है, तैरता है बॉयंसी फोर्स के चलते। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप नहीं चाहते हो कि आपका शिप आपका ऐसे ऐसे डोलते हुए जाए, है ना, आप ये कतई नहीं चाहते हो, है ना। आप अगर मान लो पतंग उड़ा रहे हो तो पतंग आराम से उड़े, ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे करते उड़ते रहे, है ना। आप अगर कोई शिप चला रहे हो, बोट चला रहे हो, तो आप बोट चाहते हो आराम से चलते रहे, ऐसा नहीं कि इधर 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 टिल्ट करते हुए जा रहा है, वैसे तो आप बैलेंस ही नहीं कर पाओगे, डूब जाओगे। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे कर पाएंगे। इसमें आपका तीन तरह का कंडीशन आ जाता है, एक हो जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक हो जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक हो जाता है मेरा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तीन तरह का इक्विलिब्रियम का बात करते हैं। अब देखो कई बार क्या होता है, ये आपका और एक चीज, ये फिगर भी पूछा गया आपके एग्जाम में, ये सेम यही फिगर को आपको एग्जाम में पूछ लिया गया था कि ये बताओ कौन सा इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो ध्यान रखना ये हो जाता है मेरे स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है कि मान लेते हैं कुछ ऐसा आपका सरफेस है, ऐसा आपका कंडीशन वाला है, अगर बीच में हम लोग एक बॉल को रख दिए तो अगर मैं ऊपर उठा के छोड़ देता हूं तो फिर नीचे आ जाता है, इधर में छोड़ देता हूं नीचे आ जाता है, यानी ये हर बार अपना स्टेबिलिटी ले आएगा, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, कहीं भी छोड़ोगे तो नीचे जाके स्टेबल हो जाएगा, इसी को कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन, है ना। इसके बाद अगर अनस्टेबल का बात करेंगे तो अनस्टेबल का सरफेस अगर कुछ ऐसा रहेगा ना, आप जैसे भी थोड़ा सा भी इधर गिराओगे तो तुरंत ही अनस्टेबल हो जाएगा, अपनी जगह से हट जाएगा, उधर भी करोगे तो उधर भी चल जाएगा, तो ये अनस्टेबल। और कहा जाता है कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल मतलब कि स्टेबल तो रहेगा, हर एक नया मतलब अपने आप को एक नई जगह पे अपने आप को स्टेबल कर लेगा। तो अब देखो ये रहा पूरी तरह से फ्लैट सरफेस, यहाँ पे आप थोड़ा सा फोर्स लगाए, ये कहीं दूसरा जगह गया और जाके रुक गया,
फिर से स्टेबल हो गया, फिर फोर्स लगा, फिर से, यानी हर बार आपके स्टेबिलिटी को अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो फोर्स लगाना पड़ेगा, फिर से एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में ऑटोमेटिकली वो मेरा आ जाएगा। तो इसको कहा जाता है मेरा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो 3 कंडीशन ध्यान रखना, ये वाला फिगर आप लोग को ध्यान रखना। नाउ इसके बाद अब बारी आ जाता है यहाँ पे क्या, ठीक है सर इतना सारा चीज अब हम लोग को समझ गए। अब इन तीनों जो कंडीशन मैंने कहा, किसका, स्टेबल का, अनस्टेबल का और न्यूट्रल का, इन तीनों कंडीशन को बोयेंसी के हिसाब से देखेंगे, बोयेंसी के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि मैंने अभी बस आपको क्या बताया, नॉर्मल बताया, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है। अब सर इसको बोयेंसी के हेल्प से थोड़ा बताइए हम लोग को, है ना, बोयेंसी के हेल्प से बताइए। और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेबल ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे स्टेबल शिप को बनाना पड़ता है, बोट को बनाना पड़ता है ना, हर एक चीज को स्टेबल बनाना पड़ता है, तो मेरे लिए स्टेबल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन हाँ आप लोग को यहाँ पे बाकी चीजें भी उसके रिस्पेक्ट में जानना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग 2 ही केस लेके चलेंगे, स्टेबल में भी, वैसे तो तीनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर हम लोग को ये जानना है कि भाई बोयेंसी के हिसाब से मेरा स्टेबल अनस्टेबल क्या हो जाता है, तो 2 केस लेके चलते हैं, एक फ्लोटिंग वाला लेके चलते हैं और एक सबमर्ज वाला लेके चलते हैं। सबमर्ज मतलब पानी के अंदर पूरी तरह से डुबा दो, और एक मेरा जब तैरता है, उन दोनों में देखते हैं स्टेबल कब होता है, अनस्टेबल कब होता है, न्यूट्रल कब होता है। ठीक है, चलिए तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पहला केस यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्या, इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सबमर्ज बॉडी। अगर मेरा सबमर्ज है यानी पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ है, जैसे देख सकते हो फ्री सरफेस आपका है, दिस इज द फ्री सरफेस, तो फ्री सरफेस के नीचे देख सकते हो आपका ये पानी है पूरा, इस पानी के अंदर आप देख सकते हो कि क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट, मेरा डूबा, कोई बॉडी डूबा हुआ है, तो उस समय देखेंगे मेरा स्टेबल कब होगा, अनस्टेबल कब होगा और न्यूट्रल कब होगा, और उसके लिए किस किस कंडीशन में ये डिपेंड करता है, उसके बारे में डिपेंड हम लोग डिसाइड करेंगे, है ना। क्या हो गया डियर अनिल, क्या रिपीट करने बोल रहे डियर, बताइए रिपीट क्या करने बोले, ये वाला बोल रहे हो रिपीट करने, या फिर आप इक्विलिब्रियम वाला जो ये वाला पेज है स्टेबल अनस्टेबल, कौन सा बोल रहे हो, देखो इस पेज का बात कर रहे हो क्या, रिपीट करने क्या बोल रहे हो डियर बताइए, रिपीट आपने क्या करने बोला, जल्दी बताइए, रिपीट क्या, यस बोल रहे हैं, रिपीट क्या, अभी जिस पेज में उस पेज का बात कर रहे हो क्या आप, इक्वेशन, पूरा लिखो डियर, इतना छोटा छोटा लिख, इक्यू लिख दिया, अभी इक्वेशन कुछ बताया ही नहीं है, इक्विलिब्रियम, हाँ अच्छा ठीक है, देखो हाँ देखो मैंने ये कहा कि पानी आपका हवा में चलता है, कोई ऑब्जेक्ट हवा में भी चलता है, हवा में तैरता है ना, पानी में भी चलता है, तो कोई चीज चलाने के लिए स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप नाव में बैठ के जा रहे हो तो ऐसा ऐसा करते हुए तो नहीं जाओगे, आप चाहे तो आराम से चले, नहीं तो सीट में आदमी तो चल ही नहीं पाएगा, है ना। अगर मान लो टाइटेनिक जैसा इस तरह का कोई जहाज बनाया जाए और आपको कहा जाए कि आपको फ्री में ले जाएंगे, है ना, फ्री में ले जाएंगे, बहुत ही सस्ता में ले जाएंगे, लेकिन पटकते हुए ले जाएंगे, इधर इधर इधर, स्टेबिलिटी ही नहीं है जहाज में, तो आप बोलोगे भाई साहब रहने दो, हमको नहीं जाना है ना, पता चला आपका कमर उमर पूरा टूट गया, भले आप थोड़ा पैसा ज्यादा दोगे लेकिन स्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्टेबिलिटी का कंडीशन तो मुझे जाना पड़ेगा ना। तो फिगर बेसिस से हमें समझाया गया है कि अगर कोई इस तरह का सरफेस रहा और एक बॉल को मान लो हम लोग रख देते हैं इस जगह, कहीं भी अगर बॉल को हम लोग रखते हैं तो ऑटोमेटिकली ये नीचे आके बैठ जाएगा, तो यानी ऑटोमेटिकली स्टेबल का कंडीशन हो जाएगा, वो कहा गया है। अनस्टेबल का कंडीशन अगर बात करता हूं तो ऐसा कोई सरफेस रहा, अब इसको ऑब्जेक्ट को मैं कहीं भी अगर रखूंगा, ऊपर ही रखूंगा, यहां रखूंगा, नीचे गिर जाएगा, इधर ये स्टेबल रहेगा ही नहीं, ये अनस्टेबल का कंडीशन हो गया। और न्यूट्रल का बात करा जाए तो देख सकते हो न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब हर एक नया जगह पे अपने आप को वो क्या कर लेगा, स्टेबल कर लेगा, है ना, यहाँ भी स्टेबल बना लिया, फिर करोगे न्यूट्रल, तो इसको न्यूट्रल कहते हैं, न्यूट्रल, न्यूट्रल इसको कहा जाता है। समझ आया मेरी बात की नहीं, इसको न्यूट्रल कहता है। 3 है। अब इसको हम लोग बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोयेंसी के बेसिस पे जज करेंगे, बोयेंसी के बेसिस पे देखेंगे कि मेरा जो है वो इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या हो जाता है। उसमें भी 2 कंडीशन लेके चलेंगे, एक सबमर्ज वाला और एक हम लोग फ्लोटिंग वाला, जो हम लोग जानते हैं, एक सबमर्ज एक फ्लोटिंग। तो चलो पहला हम लोग डिस्कस करते हैं इक्विलिब्रियम इन सबमर्ज बॉडी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस यहाँ पे करते हैं, सपोज करो यहाँ पे एक मेरा फ्री सरफेस है जैसे मैंने कहा, और इसके नीचे पानी है, और इसके नीचे मैं क्या कर रहा हूं, एक पूरी तरह से, चूंकि मेरा सबमर्ज का कंडीशन है तो मैं पूरी तरह से ऑब्जेक्ट को नीचे में डुबा दिया हूं। तो ये देख सकते हो ये मेरा पूरी तरह से एक ऑब्जेक्ट है जो मेरा डुबा हुआ, एक बॉडी है, ऑब्जेक्ट है जो पूरी तरह से क्या है मेरा डुबा हुआ है मेरा, ठीक है बिल्कुल सर मेरा यहाँ पे डुबा हुआ, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। नाउ अब यहाँ पे ध्यान देना, है ना, यहाँ पे 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है जब मैं सबमर्ज बॉडी का बात करता हूं, एक आ जाता सी, एक आ जाता आपका बी।
अब बोलेंगे सर ये सीवी क्या है, सीवी क्या है यहाँ पे, तो सी का अगर बात करता हूं दैट इज कॉल्ड योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समटाइम इसको सी ना बोल के जीवी कहा जाता है और समटाइम इनको सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजीवी कहते हैं। समझ गए? तो आपको जी नजर आएगा, सी नजर आएगा, सीजी नजर आएगा, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बात करा जाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है मैं आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा चुका हूं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, जहां पे होल बॉडी का जो वजन रहता है वो एक जगह एक पॉइंट पे एक्ट करता है। समझ है मेरी बात की नहीं, है ना? जो पूरी तरह से पूरा बॉडी का जो वजन रहता है जिस पॉइंट पे एक्ट करता है उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है ना? तो अगर कोई रेक्टेंगुलर है तो उस केस में हम लोग क्या देखते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलमोस्ट उसके सेंटर में लाई करता है, बीच में लाई करता है। समझ गए? तो ये कहीं मान लेते हैं सेंटर में मेरा लाई करेगा इसका सीजी, सी जो है सी को बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना? सी यहाँ सेंटर में लाई कर रहा है, ठीक है। अब जब मैं बात करता हूं यहाँ पे सेंटर ऑफ बॉयंसी का, तो मैं सेंटर ऑफ बॉयंसी को नीचे लिया हूं। अब आप बोलेंगे सर सेंटर ऑफ बॉयंसी, सेंटर ऑफ बॉयंसी मतलब जहां पे बॉयंसी फोर्स एक्ट करता है, याद करो। और बॉयंसी क्या आ जाता है, जो अपवर्ड डायरेक्शन, वो अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, है ना? और ये नीचे को ही लगता है, नीचे में ही लगेगा और ऊपर की ओर जाएगा, है ना? नीचे से ऊपर की ओर लगेगा, क्यों? क्योंकि प्रेशर नीचे में ज्यादा था। हाँ, लेकिन ये मेरा क्या सर हमेशा मेरा सी के नीचे रहेगा, सेंटर ग्रेविटी नीचे रहेगा? कोई जरूरी नहीं, ये बॉडी के डिजाइन पे डिपेंड करता है, ये बॉडी के डिजाइन में डिपेंड करता है, ये शिफ्ट कर सकता है। और वैसे भी बी शिफ्ट नहीं करता, सेंटर ऑफ बॉयंसी शिफ्ट नहीं करता है। एक्चुअल में कोई शिफ्ट अगर करता है ना तो करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वजन पे डिपेंड करता है। जितना वो ज्यादा ग्रेविटी का वजन नीचे की ओर रहेगा, जैसे अगर ध्यान दो, कभी आप देखे हो कि अगर मान लेते हैं कि आप दे लो कार है, कार को मैं ऐसे चला रहा हूं, कैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे समझो मेरे हाथ में ये फोन समझना, है ना? मेरे हाथ में ये फोन समझना, आप लोग ट्राई करना यहाँ पे, ठीक है? कि जो मैं आपको बता रहा हूं वो चीज समझ पाओ। देखो मेरे हाथ में ये फोन है, अब ऐसे करके चल रहा। देखो अभी यहाँ जब नीचे था तो देखो कितना अच्छा ये चल रहा था ना। अब देखना, अब थोड़ा सा इस तरह से टिल्ट कर दिया गया, अब ऐसे चल रहा। अगर मैं ऐसे चल रहा तो देखो ये क्या हो रहा कि अभी है, अभी चल रहा, फिर और टिल्ट कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ये तो फ्रिक्शन की वजह से अटक जा रहा। लेकिन जैसे देखो अब ऐसे कर रहे हैं तो क्या होगा, कुछ देर के बाद ये ऐसे करके नीचे आ जाएगा। ऐसे नीचे क्यों होगा बताओ? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी धीरे धीरे नीचे की ओर आ गया। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिधे नीचे आ गया ना, तो अपने इक्विलिब्रियम करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो फिर से पलट जाता है, फिर नीचे गया, फिर पलट जाएगा, फिर नीचे जाएगा, जैसे ऊपर जाएगा पलट जाएगा, वो पलटते जाएगा, जब तक वो स्टेबल कंडीशन में नहीं आएगा। इसलिए कोई चीज ऊपर चढ़ता है तो पलटते जाता, पलट जाता है, जहां पे स्टेबल हो जाता नीचे आ जाता, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ जाता है। सेंटर में अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा, जैसे अभी देखो इसको मैं अगर एक उंगली में खड़ा करना चाहता हूं तो शायद ये देखो मैं कर सकता हूं, देखो ये हो गया ना। इसका मतलब क्या है, अभी मैं जिस जगह पे इसको पकड़ा हूं इस जगह पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। थोड़ा सा अगर मैं अपने हाथ को इधर कर दिया, देखो इधर आपका गिर जाएगा, इधर के इधर गिर जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है। तो जैसे मैं ऊपर करूंगा सेंटर ग्रेविटी नीचे की ओर आ जाएगा, तो अपना स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए भाई नीचे आएगा ही आएगा, अपने स्टेबिलिटी के लिए। समझ आए मेरी बात की नहीं? तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही ऊपर नीचे जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर नीचे जाता है। बाकी सेंटर ऑफ बॉयंसी मेरा डिजाइन पे डिपेंड करता है कि बॉडी का डिजाइन किस तरह का, उस पर डिपेंड करता है सेंटर ऑफ बॉयंसी। क्लियर माय पॉइंट और नॉट? कहीं उसमें किस पे डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा कि कितना मेरा पानी को डिस्प्लेस किया है, ये आपको पता है कि बॉयंसी अगर बात करा जाए तो एफ इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, रो इंटू वी इंटू जी, है ना? फ्लूइड डिस्प्लेस कितना वॉल्यूम किया है ना? इसका डेंसिटी मेरा कितना है, तो चलो डेंसिटी तो सेम है, हर कंडीशन अगर पानी लेके चलेंगे तो सेम है, लेकिन फ्लूइड मेरा कितना, कैसे, कितना डूबा हुआ, कितना नहीं, उन सभी चीज पे डिपेंड कर, रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, क्या नहीं है। तो मैं यहाँ पे अलग अलग कंडीशन लेके चल रहा हूं कि मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरा ऊपर में है और नीचे में मेरा सेंटर ऑफ बॉयंसी है। इस केस में क्या होता है डियर स्टूडेंट, इस केस में ध्यान देना क्या होता है। ऑब्वियसली बात है, सेंटर ऑफ बॉयंसी मेरा लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन पे, तो ये रहा मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, राइट मेरा ऊपर डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है? इस तरह का कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो ये रहा मेरा पॉइंट, जो मेरा बी है सेंटर ऑफ बॉयंसी, ऊपर डायरेक्शन मेरा एफ बी लग गया। और जो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उधर से मेरा क्या लगा, उस टाइम से लगा मेरा वेट नीचे, क्योंकि वो सेंटर ऑफ क्या होता है, सेंटर ऑफ वेट होता है, सेंटर ऑफ द वेट, तो टोटल वजन जो होता है वो उस पॉइंट पे एक्ट करता है, उसी को होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो नीचे तरफ लगा W, ऊपर तरफ लगा मेरा FB। अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा टिल्ट करता हूं, क्या करता हूं, टिल्ट करता हूं, ऐसे करके, मतलब टिल्ट थोड़ा कर दिया, ऐसे करके छोड़ दिया। ऐसे अगर टिल्ट कर दिया, कोई अगर मेरा इस तरह का पानी के अंदर ये मेरा पेन है और मैं ऐसे करके छोड़ दिया, ऐसे करके छोड़ दिया, तो क्या होगा वो जानना चाहता हूं मैं, ठीक है? वो जानना चाहता हूं। और पूरा सबमर्ज बॉडी है, होता क्या है, ये देखो क्लॉकवाइज में, ये CW मतलब कहा गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टिल्ट कर दिया, घुमा दिया। घुमाने की वजह से क्या हो जाता है, बॉडी ऐसा कुछ हो जाएगा मेरा। और जैसे मेरा ऐसा हो गया,
अब देखो ये तो मेरा क्या ऊपर तरफ, ऊपर में आपका सी पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये डाउनवर्ड हमेशा तो मेरा एकदम सीधा ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, और अभी भी बिल्कुल सीधा, ये टिल्ट रहे कितना रहे वो तो बिल्कुल मेरा वर्टिकल रहेगा, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा मेरा एफ बी, और वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेरा वेट लगेगा। अब इस पॉइंट को अगर मैं नीचे लेके समझाता हूं कि ये रहा इस तरह से, यहां पे मेरा सी है और यहां पे मेरा बी है, बी के ऊपर मेरा लग रहा है एफ और बी, और नीचे से लग रहा है मेरा डब्ल्यू, डी डब्ल्यू लग रहा है। अब ध्यान दो थोड़ा सा क्या यहाँ पे हो रहा है, देखो एफ बी ट्राई कर रहा है, बी मान लो नीचे लग रहा है बी, बॉयंसी फोर्स लग रहा है कि मैं इधर करूंगा, ऐसा है, बॉयंसी फोर्स लग रहा है कि मैं इधर कर दूं, और मेरा जो आपका सेंटर ग्रेविटी है वो रहा मैं नीचे कर दूं, तो ये नीचे और ये ऊपर करना चाहता, माना ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या हो गया, बॉडी घूम जाएगा, ये बॉडी घूम जाएगा। मतलब कि अब क्या समझे, कुल मिला के ये समझे कि जब हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टिल्ट कर दिए कोई सबमर्ज बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम लोग घुमा दिए, तो ड्यू टू दिस कंडीशन बोले तो ड्यू टू जब मेरा सेंटर ग्रेविटी अप ऊपर रहेगा सेंटर ऑफ बॉयंसी से, तो क्या होगा कि एक कपल क्रिएट यहाँ पे हो जाता है, ये कपल क्रिएट हो जाता है जो कि एंड आपका फिर से क्लॉकवाइज में ही हो जाएगा। मैंने क्लॉकवाइज में लिफ्ट टिल्ट करा, ये क्लॉकवाइज में और उसको घुमा देगा एक कपल, यहाँ पे एक कपल क्रिएट हो रहा है, और कपल भी क्लॉकवाइज में ही घुमा रहा, तो मैंने आधा घुमाया था वो पूरा घूम जाकर ये पूरी तरह से अनस्टेबल हो जाएगा। तो यानी ये समझ गए हम लोग अनस्टेबल का कंडीशन। तो अगर कोई बोले कि इन केस ऑफ सबमर्ज बॉडी अनस्टेबल कंडीशन क्या होता, तो ध्यान रखना कि अगर सेंटर ग्रेविटी ऊपर में है ना, सेंटर ग्रेविटी ऊपर में है और नीचे में सेंटर बॉयंसी है और हल्का सा भी टिल्ट करते हैं, तो वहां पे क्या होगा कि नीचे तरफ वेट लग रहा, वो इधर घुमाना चाहेगा, ये इधर करना चाहेगा, ये ऊपर जाना चाहेगा, तो ऐसे घूम जाएगा, पूरा अनस्टेबल हो जाएगा। तो अनस्टेबल मेरा हो गया, तो ये मेरा अनस्टेबल का कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो दिस इज दी फर्स्ट केस आ जाता है। अब बात करते हैं सेकंड केस। इस बारी क्या कर रहा हूं फिर से, जैसे मैंने कहा कि सेंटर ऑफ बॉयंसी इस बारी क्या हो गया, जैसे यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर था, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरा नीचे लग गया और ऊपर मेरा है सेंटर ऑफ बॉयंसी, समझ गए। तो क्या हो गया, सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है वो नीचे शिफ्ट कर गया, और सेंटर ऑफ बॉयंसी अगर मान ले तो ऊपर गया, बॉडी डिजाइन के अकॉर्डिंग गया, ठीक है। ये अगर कंडीशन हो जाता है तो क्या होगा, तो होगा क्या, फिर से हम लोग थोड़ा टिल्ट करते हैं इसको। टिल्ट मैंने करा क्लॉकवाइज में, तो कुछ बॉडी मेरा ऐसा हो गया, टिल्ट हो गया, टेढ़ा थोड़ा हो गया। अब देखो ऊपर मेरा लग रहा बी, नीचे लग रहा मेरा सी, तो ऊपर मेरा एफ बी लगेगा। तो कंडीशन देखो ये वाला आ गया, ऊपर में मेरा क्या लग रहा है आपका, ऊपर में लग रहा एफ बी ऊपर में लग रहा है, और नीचे में जो सी है ये तो ऑलवेज मेरा नीचे तरफ लगेगा मेरा वेट। तो अब देखो क्या हो रहा है, एफ बी ट्राई कर रहा है ऊपर जाने का, एफ बी ट्राई कर रहा है इधर घुमाने का, और ये वेट चाह रहा है इधर घुमाने का। तो कुल मिला के क्या देखोगे आप, घुमाया गया क्लॉकवाइज, लेकिन ये कैसा चाह रहा है, देखो ध्यान से अगर देखोगे तो ये ऐसा घुमाना चाह रहा है और ये ऐसा घुमाना चाहता है, कुल मिला के ये ऐसे घुमा रहा, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज हम लोग घुमाना चाहते कुछ ऐसा और ये घूम रहा कुछ ऐसा। तो यानी क्या, जस्ट उल्टा, मतलब हम घुमाना चाहे ऐसा लेकिन ये घुमाना चाह रहा ऐसा, मतलब अगर आप ऐसे करके छोड़ दोगे ना फिर से ऐसे करके सीधा कर देगा, यानी ये हो गया स्टेबल कंडीशन। यानी स्टेबिलिटी के लिए अगर सबमर्ज कोई बॉडी है उसमें अगर स्टेबल चाहते हो आप, उस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे अगर रहेगा तो मेरा ऑटोमेटिक बॉडी को स्टेबल कर देगा है, बॉडी को स्टेबल कर देता है। अनस्टेबल कंडीशन होगा भी तो स्टेबल, और यही हम लोग शिप्स वगैरह में करते हैं। जब भी कोई चीज नीचे जाता है ना, सबमरीन वगैरह, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बॉयंसी से नीचे करे, इसके बेसिस पे इसको आपका डिजाइन करा जाता है इंजीनियर्स के द्वारा। इंजीनियर उसी कुछ चीजों को ध्यान में रख के डिजाइन यहाँ पे करता है, सारा वेट मैनेजमेंट जो करता है, जो भी करता है, ज्यादा नीचे तरफ रहे, ऊपर तरफ खाली रहे, ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे में रहे। समझ गए मेरी बात की नहीं। इसलिए देखना कि जब भी आप शिप वगैरह रहता, भारी भारी जितने भी सामान रहता वो ऊपर में नहीं रखा जाता, नीचे तरफ रखा जाता, समझ गए। ये चीज का ध्यान आप लोग को रखना है। तो ये हो गया क्या कंडीशन, स्टेबल का कंडीशन। कब, जब मेरा समझ रहा तब का बात करा गया, ध्यान रखना, फ्लोटिंग नहीं बात कर रहा हूं। जैसे शिप वगैरह में आपको, मैं किस शिप का बात करता हूँ, जो एकदम सबमरीन वगैरह है उसका मैं बात कर रहा हूँ, या उस तरह का ऑब्जेक्ट का मैं बात कर रहा हूँ। फ्लोटिंग का कंडीशन नहीं जिसमें कुछ बाहर और नीचे रहेगा, ठीक है, वो अलग बात है। अब बात करते हैं न्यूट्रल का। न्यूट्रल कौन सा केस है, जहां पे मेरा सी और बी दोनों एक जगह लाई करेगा। सेंटर ऑफ बॉयंसी मान लो एक पॉइंट मेरा ऐसा है जहां पे इधर ऊपर डायरेक्शन में लग रहा एफ बी और इसी में नीचे डायरेक्शन लग रहा मेरा क्या, वेट लग रहा। तो ये दोनों ही बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे कोई घुमा ही नहीं रहा, कोई मेरा घुमा नहीं रहा, तो नो कपल क्रिएट, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। मतलब इसको अगर मैं ऐसे करूंगा, ऐसे करना चाहूंगा तो पूरा ऐसे चल जाएगा, है ना। इसको मैं ऐसे करूंगा तो पूरा ऐसे चल जाएगा, इधर करना चाहूंगा ऐसे चल जाएगा, तो वो घूमेगा ना इधर घूमेगा ना कुछ होगा। तो पूरी तरह से अगर आप थोड़ा सा ऐसा करना चाहोगे ना तो ये पूरी साथ में ही जाएगा, साथ में ही जाएगा। समझ आए मेरी बात की नहीं। ऐसे मैं धकेलना चाहूंगा तो पूरा बॉडी साथ में जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं होगा। तो ये हो गया 3 कंडीशन।
क्योंकि यहाँ पे कोई कपल ही नहीं हो रहा जिसको घुमाने में कोई हेल्प कर रहा है। तो दिस इज दी कंडीशन। तो इन तीनों को एक जगह पे लिख दिया गया है। इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सबमर्ज बॉडी अगर मैं बात करता हूं, तो अगर मेरा बी जो है सेंटर ऑफ बॉयंसी लाई करता है अबव दी जी, अबव जी, यानी जी मेरा नीचे अगर लाई करेगा तो स्टेबल कंडीशन। अगर बी लाई करेगा बिलो दी जी के नीचे आ गया तो अनस्टेबल। और अगर बी जो लाई करेगा जी पे ही लाई कर जाएगा तो हो जाएगा न्यूट्रल। मतलब एक चीज खाली ध्यान रखना आप लोग को इसमें, क्या इसमें आपको रखना ये वाला बीच वाला स्टेबल वाला, कि मेरा जी जो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो नीचे होना चाहिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजी जो है ना वो नीचे होना चाहिए, बिलो होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। किससे? बायोन्सी से, सेंटर ऑफ बायोन्सी से। ये होगा तो स्टेबल, बाकी अगर नहीं होगा तो अनस्टेबल। न्यूट्रल वाला तो दोनों एक ही पॉइंट पे आ जाता है। तो याद रखना जो भारी चीज है वेट है वो नीचे लगेगा तो स्टेबल करके रखेगा, समझ गए? क्योंकि अगर उधर घुमाना चाहेगा तो वजन है वो सीधा कर देगा, वजन है वो क्या कर देगा? सीधा उसको कर देगा, समझ गए? अच्छा, इसका एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आप देखे होंगे ना जो बच्चा खेलने वाला एक होता है, मैं आपको दिखा रहा हूं, ऐसा कुछ होता है, ऐसा ऐसा होता है। आप मार्केट में देखेंगे मिलता होगा, बच्चे खेलते हैं, कुछ ऐसा होता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है? ऐसा कुछ देखे है ना, जहां पे बच्चे फाइटिंग करते हैं, ठप ठप ढप ढप मारते हैं, पूरा मारा जाता है। तो जैसे मारते हैं तो अगर ये बॉडी ऐसा भी हो गया ना, ऐसा भी अगर आ जाता है, ऐसा हो जाता है, ऐसा अगर आ जाता है, ऐसा अगर हो गया है ना, ऐसा अगर हो गया तो फिर से स्टेबल हो जाता। कोई इधर से मारा फिर सीधा हो गया, कोई इधर से मारा सीधा हो गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ना, क्योंकि बोलेंगे सर ये मेरा सबमर्ज का कहा, भाई ये पूरा हवा है ना, तो हवा में ही तो ये पूरा बॉडी है, तो सबमर्ज कंडीशन हो गया मेरा। तो नीचे में यहाँ पे क्या होता है, मेरा पूरा का पूरा वेट रहता है। देखना ध्यान से, नीचे में कोई वजन आपका डाल दिया जाता है, कोई वेट। तो यहाँ पे सेंटर जो ग्रेविटी रहता है ना, सेंटर ग्रेविटी नीचे लाई करता है, सीजी जो है या फिर सी जो है वो नीचे में लाई करता है, समझ गए? तो सेंटर ऑफ बायोन्सी कहीं ऊपर में लाएगा, जिसके वजह से क्या होता है, जैसे हम लोग मारते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, एक कपल क्रिएट होता है, उसको स्टेबल कंडीशन पे ले आया जाता है। तो दैट इज दी स्टेबल कंडीशन, समझ गए? ये तीनों को मैं यहाँ पे लिख दिया हूं। क्लियर? सोनी समझ गए ना? फिर से मैं बता दिया, स्टेबल समझ गए? स्टेबल समझ गए कि जैसे मेरा यहाँ पे, जैसे ये कंडीशन में लिया था, स्टेबल कंडीशन का क्या लिया था, कोई इस तरह का एक बॉडी है, तो सेंटर ऑफ बायोन्सी अगर मेरा ऊपर हो गया और सेंटर मेरा ग्रेविटी नीचे हो गया और उसको मैं थोड़ा टिल्ट करता हूं, क्या करता हूं, थोड़ा ऐसे करके टिल्ट कर देता हूं, तो सेंटर ऑफ बायोन्सी ऊपर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है। तो यहां से लग रहा सेंटर ऑफ बायोन्सी है नीचे, यानी यहां क्या लग रहा है मेरा, सेंटर ऑफ बायोन्सी में, सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे तरफ लगेगा मेरा वेट, और ऊपर तरफ से लगेगा मेरा क्या, ऊपर तरफ से मेरा लग रहा है सेंटर ऑफ बायोन्सी लग रहा है। तो देखो ये क्या कर रहेगा, अगर इसी को मैं इस तरह समझाना चाहूंगा, दोनों को मिला के एक पॉइंट, तो ऊपर तरफ लग रहा है मेरा एफ बी, ऐसे मेरा लग रहा है एफ बी, और नीचे तरफ लग रहा है मेरा डब्ल्यू। तो देखो ये कैसा जा रहा है, ये कुछ ऐसा लग रहा है ऊपर, देखो ना मेरा हाथ, देखो ये ऊपर की तरफ धकेल रहा है और नीचे की तरफ धकेल रहा है। तो ये फिर से ऐसे करके सीधा कर देगा, ऐसे करके सीधा कर देगा। अगर एंटी क्लॉक हम लोग क्लॉकवाइज में घुमाए भी ना तो सीधा कर देगा। सिंपल सिंपल। क्लियर हुआ डियर? बताइए सोनी, ये चीज क्लियर हो गया कैसे हुआ? ये क्लियर हुआ? यस करिए जल्दी से, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है? अब हम लोग बात करेंगे फ्लोटिंग के बारे में। नहीं कोई बात नहीं, हम लोग एंटी क्लॉक भी रोटेट करेंगे तो सेम कंडीशन आ जाता है। अगर क्लॉकवाइज इसको किए, अगर एंटी क्लॉक भी करेंगे फिर भी वो अनस्टेबल का अनस्टेबल ही पूरा घुमा ही देगा। अगर ऐसे लगा तो वैसे भी आपका, अगर यहाँ पे लग रहा क्लॉकवाइज तो फिर से क्लॉकवाइज ही आपका करेगा, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, किधरों करोगे सेम में रहेगा। यस सर, अब क्लियर हो गया। ओके, नाउ स्टेबल हो गया आपका, सबमर्ज का पार्ट हो गया। अब बात करते हैं फ्लोटिंग का, लेकिन फ्लोटिंग का कंडीशन बताने से पहले मैं आपको कुछ और चीज बताऊंगा यहाँ पे, है ना, और चीज को बताऊंगा, वो जान लो पहले बात। देखो यहाँ पे फॉर फ्लोटिंग बॉडी, फॉर फ्लोटिंग बॉडी के लिए देखो यहाँ पे आपका ये कंडीशन है, इक्वेशन, जैसे यहाँ पे मैंने कहा था, देखो ये कंडीशन क्या था, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सबमर्ज बॉडी। तो अब हम लोग बात करेंगे किसके केस में, बात करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन इन केस ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। बट उससे जानने से पहले कुछ फ्लोटिंग बॉडी का रिलेटेड कुछ चीजें भी हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए। वो क्या क्या है वो जानो। देखो फॉर फ्लोटिंग बॉडी का पहला ये चीज होता है कि अगर फ्लोटिंग बॉडी मेरा है तो सेंटर ऑफ बायोन्सी ऑलवेज लाई एट द हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ द इमर्जन। अब ये क्या बोल दिया सर आपने, ये क्या आपने कहा दिया? मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूं सर, मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा हूं, है ना। जो सेंटर ऑफ बायोन्सी मेरा होता है ना, सबमर्ज के केस में सेंटर ऑफ बायोन्सी लाई करता है हाफ ऑफ द डेप्थ। देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूं, सेंटर ऑफ बायोन्सी ऑलवेज लाई एट हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ द इमर्जन। फ्लोटिंग के जब कोई चीज तैरेगा, ध्यान से सुनना, जब कोई चीज तैरेगा उस समय पे, देखो मैं आपको पहले समझा रहा हूं कि मान लेते ये कोई मेरा बॉडी है,
और ये हाफ मेरा समझ लेते हैं हाफ है ना। हाफ ऑफ द बॉडी पानी के अंदर है, हाफ ऑफ द बॉडी पानी के अंदर है। अब छोड़ो थ्योरी समझो, पहले मेरा समझो। हाफ मेरा पानी के अंदर है, अगर मान लेते ये 10 मीटर का है ना, पूरा का पूरा 10 मीटर हाइट का है, तो मान लेते 5 मीटर जो है ना पानी के अंदर है। अब समझ रहे हो, ठीक है सर, 5 मिनट अंदर है, 5 मीटर अंदर है। अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर मैं इसको रेक्टेंगुलर मान लेता हूँ, रेक्टेंगुलर इस तरह मान लेता हूँ, तो आपको पता है ना कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, ऑलमोस्ट आपका सेंटर में कहीं ना कहीं लाई करता है, कहीं ना कहीं से मेरा सेंटर में लाई करता है। समझ गए मेरी बात की नहीं? बिल्कुल लाई करेगा। और अगर मैं बोलूंगा जैसे ये पहला वाला पॉइंट, तो याद रखना कि सेंटर जो बोयेंसी होता है वो ऑलवेज लाई करता है हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ इमर्जन, जितना डूबा उसका आधा में सेंटर बोयेंसी लाई करता है। यानी कि कितना डूबा, 5 मीटर, तो 5 का आधा कितना, 2.5, तो कहीं 2.5 पे आपका सेंटर बोयेंसी करेगा, एक्ट बोयेंसी एक्ट करेगा, है ना? करेगा कि नहीं बताइए? क्या ये चीज समझ आ रहा है आप लोग को? तो अगर यहां से ये चीज क्लियर हो रहा है तो मैं बोल सकता हूं, क्योंकि भाई देखो जब भी आपका फ्लोटिंग का कहा जाए तो कुछ तो अपना ऊपर भाग रहेगा ही रहेगा, कुछ ना कुछ ऊपर भाग रहेगा ही रहेगा, है ना? अगर मान लेते हैं कि थोड़ा कम डूबा, आधा नहीं डूबा, थोड़ा कम डूबा, इस बारी बात करते हैं कि कुछ इस तरह से, इतना बड़ा है 10 है, तो कुछ इस तरह का 6 ऊपर में रहा, 6 आपका 10 है, तो 4 भाग ही आपका 4 मीटर ही ऊपर आपका नीचे डूबा, पानी के अंदर डूबा है। तो फिर भी अगर मैं बोलूंगा कि इसका सीजी अगर हाफ लेके चलता हूं तो 5 कहीं सर कहीं आपका 5 आपका यहां कहीं आएगा, इस तरह से मान लेता हूं, तो फिर भी अगर इसका बात है 4 का आधा 2, तो फिर भी आपका बी तो नीचे रहेगा ना, जी तो ऊपर ही रहेगा ना। कहने का मतलब समझ आ रहा है मेरी बात की नहीं? इट मींस क्या है कि फ्लोटिंग बॉडी के केस में सेंटर ऑफ बुओयेंसी ऑलवेज लाई बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यही वाला मैंने आपको बताना था कि देखो यहां रहे या फिर यहां रहे, इन दोनों के कंडीशन में देख रहे हो कि जो मेरा सेंटर ऑफ बुओयेंसी है वो हमेशा कहां लाई कर रहा है, बिलो लाई कर रहा है। सेंटर ऑफ बुओयेंसी कहां लाई कर रहा है, बिलो लाई कर रहा है, बिलो लाई करा। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये ऑलवेज का बात करा गया डियर। देखो ना यार, अब बोरा फिक्स्ड है, बिल्कुल देखो ये ऑलवेज का बात करा गया। फ्लोटिंग कंडीशन तो कुछ ना अंदर जाएगा ना, तो ऑलवेज का आ गया। ऑलवेज मेरा जो सेंटर ऑफ बुओयेंसी है वो क्या करेगा, मेरा बिलो लाई करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे लाई करेगा। आप थोड़ा याद करो, सेंटर आपका ये तो फ्लोटिंग का केस है कि बुओयेंसी याद करो, तो इस केस में क्या था, अगर मैं सबमर्ज का केस ले लो, तो सबमर्ज के केस में जब सेंटर ऑफ बुओयेंसी नीचे रहता तो कौन सा कंडीशन आ जाता था सर, सबमर्ज के केस में अगर सेंटर ऑफ बुओयेंसी मेरा नीचे लाए होता था तो सर मेरा अनस्टेबल कंडीशन आ जाता था, अनस्टेबल कंडीशन आता था कि नहीं? अगर यही चीज में अगर बोला कि सेंटर ऑफ बुओयेंसी ऑलवेज मेरा लाई करेगा नीचे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, लेकिन केस में बस बदल दिया कि अगर सबमर्ज हो गया तो बोलेंगे सर वो तो मेरा अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। तो फिर बोलेंगे इसका मतलब क्या सर, कि मेरा अगर मेरा फ्लोटिंग के केस में हमेशा मेरा सेंटर ऑफ बुओयेंसी नीचे लगेगा ग्रेविटी के, यानी सी ऊपर है, जैसे वहां पे हम लोग सी लेके चले थे तो सी था और नीचे में आपका बी है, तो सर ये केस में तो हम लोग लिखे थे अनस्टेबल। अनस्टेबल है किसमें केस में, सबमर्ज के केस में। तो यानी सर क्या मेरा फ्लोटिंग बॉडी हमेशा अनस्टेबल रहता, कभी स्टेबल नहीं होता? वही हो गया ना बात। देखो मैं समझना मेरी बात, यहां मैंने कहा था, समझना मेरी बात, मैंने यह कहा था कि सबमर्ज के केस में अगर बुओयेंसी मेरा सेंटर बुओयेंसी नीचे लगेगा सेंटर ग्रेविटी का, तो वो अनस्टेबल कंडीशन होगा। तो यहां तो आपने कहा दिया सर कि हमेशा मेरा सेंटर बुओयेंसी नीचे लगेगा, तो यानी क्या हमेशा मेरा अनस्टेबल रहेगा? नहीं, नहीं लगता। यही तो कंडीशन समझाना है, इसीलिए मैं आपको सबसे पहले थोड़ा बता रहा हूं, पहले समझा रहा हूं। नहीं डियर, कुमार गौरव ये अनस्टेबल नहीं होगा, जरूरी नहीं है, अभी आपको समझाएंगे, डोंट वरी, अभी समझाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो ऑलवेज कहा दिया सर, ये ऑलवेज आपने कहा था, अनस्टेबल आपने कहा, यानी कि क्या मेरा हमेशा, क्योंकि हमेशा अगर नीचे रहेगा तो हमेशा अनस्टेबल होगा। लेकिन आप एक चीज बताओ, जैसे आप देखे होंगे लोटा, लोटा जानते हो ना, लोटा है ना, नहीं होता बीन पेंदी का लोटा, किधर भी लुढ़क जाता है। और कई सारा और भी चीज आप देखोगे, जब अब उसको फ्लोटिंग के तैरा जाता है, लोटा को थोड़ा सा आप इधर उधर कर दो, जैसे मान लेते हो क्या कर दो, आपका इस तरह का लोटा रहता है ना, इस लोटा में थोड़ा पानी भी आप डाल दो, थोड़ा पानी डाल दिए और छोड़ दिए तो तैरते रहेगा। उसको आप थोड़ा सा अगर हिलाओगे ना, टिल्ट कर दोगे, अगर आप लोटा को थोड़ा क्या करोगे, ऐसे टिल्ट कर दोगे, फिर भी वो सीधा हो जाता है, फिर वो सीधा हो जाता है, इधर करोगे फिर सीधा हो जाता है, तो यानी वो तो स्टेबल हुआ। यानी कि अब भाई सर यानी कि सबमर्ज के केस में अलग कंडीशन, इसके लिए अलग कंडीशन, बिल्कुल अलग अलग होता है। तो अब मैं वो चीज आप लोग को यहाँ पे समझाऊंगा, है ना। सेंटर ऑफ बुओयेंसी ऑलवेज लाई एट द हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ द इमर्जन। सेंटर ऑफ जो बुओयेंसी होता है, जो सेंटर ऑफ बुओयेंसी होता है, सेंटर ऑफ बुओयेंसी बी,
ये और ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट होता है। ये ऑलवेज वाला केस है, जब ऑलवेज बोल दिया गया है तो दोनों आपका फिक्स्ड वाला केस है। सेंटर ऑफ जो बॉयंसी होता है, देखो दोनों अलग अलग कंडीशन है और दोनों आपका फिक्स्ड होता है, दोनों आपका ऑलवेज वाला है। ये भी ऑलवेज वाला है, ये भी ऑलवेज वाला है। ये क्या बोलने का ट्राई कर रहा है कि सेंटर ऑफ बॉयंसी जो होता है वो हमेशा नीचे रहेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। सी बोलो, जी बोलो, जो बोलना है, या सी जी बोल लो, जो बोलो, ये नीचे रहेगा। और ये क्या बोल रहा पहला वाला कि सेंटर ऑफ जो बॉयंसी रहेगा, सेंटर ऑफ बॉयंसी समझ गए कि जी से नीचे रहेगा। सेकंड वाला स्टेटमेंट बोला कि जी से नीचे रहेगा मेरा बी। और फर्स्ट वाला ये बोल रहा है कि जो सेंटर ऑफ बॉयंसी बी हो रहा है वो जितना डूबेगा उसका आधा रहेगा, उसका हाफ होगा, उसका हाफ होगा। इतना अगर डूबा है तो इसका जस्ट आधा, अगर 4 मीटर डूबा है तो 2 में आपका लगेगा क्या, 2 में लगेगा सेंटर ऑफ बॉयंसी, सेंटर ऑफ बॉयंसी। ये दोनों कंडीशन है। क्लियर? चलिए ये दोनों अगर आप समझ गए तो नेक्स्ट यहां पे देखो कुछ चीजों यहां कहा गया है। सेंटर ऑफ बॉयंसी इन केस ऑफ सबमर्ज एंड फ्लोटिंग बॉडी, वो सब चीज को लिख दिया गया। देखो पहला कहा गया इन केस ऑफ सबमर्ज बॉडी, सबमर्ज पूरी तरह डूब जाता है, सेंटर ऑफ बॉयंसी कैन बी एनीवेयर बट इन फ्लोटिंग बॉडी सेंटर ऑफ बॉयंसी लाई ऑलवेज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो सारा आप लोग का डाउट था यहाँ पे इसीलिए लिखवा दिया गया है। ये नहीं लिखवाया लेकिन मैं सोचा आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है इसलिए लिखवा देते हैं। मैं क्या लिखा हूं ध्यान से समझना। सेंटर ऑफ बॉयंसी इन केस ऑफ, मतलब सबमर्ज के केस में कहा गया इन केस ऑफ सबमर्ज बॉडी सेंटर ऑफ बॉयंसी कैन बी एनीवेयर। देखो सबमर्ज ले लो, ये मेरा सबमर्ज का केस है। सबमर्ज के अंदर देखो सेंटर ऑफ बॉयंसी मेरा नीचे भी है, आपका ऊपर भी है और आपका सेंटर में भी लाई कर रहा है, एक ही पॉइंट में, बिल्कुल कहीं भी हो सकता है। लेकिन क्या कहा गया, बट फ्लोटिंग बॉडी के केस में सेंटर ऑफ बॉयंसी जो होगा, अभी हम लोग क्या देखें कि जो सेंटर ऑफ बॉयंसी मेरा होता है वो करेगा हाफ ऑफ द इमर्जन का, और दूसरा देखें कि फ्लोटिंग बॉडी में सेंटर ऑफ बॉयंसी ऑलवेज लाई बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि सेंटर ऑफ बॉयंसी जो होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बिलो लाई करेगा। पहला ये केस हो गया। सेकंड केस आ जाए, सेकंड केस आ जाता क्या कि इन केस ऑफ सबमर्ज बॉडी इफ द सेंटर ऑफ बॉयंसी बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर मेरा सेंटर ऑफ बॉयंसी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे होता तो अनस्टेबल कंडीशन होता है। जैसे मैंने यहां पे देख सकते हो, ये रहा मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर मेरा बॉयंसी से मतलब बॉयंसी नीचे है तो अनस्टेबल कंडीशन है। बट आगे क्या कहा, बट फ्लोटिंग बॉडी में सेंटर ऑफ बॉयंसी शिफ्ट द अनदर प्लेस विथ एन आउटसाइड बॉडी, है ना, जिसको हम लोग मेटा सेंटर कहते हैं, उसके बारे में समझेंगे, विथ टिल्टिंग बॉडी विथ द सेम एंगल। अभी इसके बारे में ये वाला लाइन जो है ना यहां से लेकर यहां तक का, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा नेक्स्ट पेज में, देन इसमें आना। तो चलो अभी डिस्कस करते हैं। अब हम लोग क्या, इक्विलिब्रियम कंडीशन इन केस ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। देखो सबमर्ज के केस में तो कोई दिक्कत नहीं आता यहीं पे दिक्कत है ना, यही दिक्कत आता था क्योंकि यहाँ पे एक इमेजिनरी हम लोग पॉइंट को लेकर चलते हैं, ड्रॉ करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं कि इमेजिनरी पॉइंट को, जिसको कहा जाता है मेटा सेंटर, और उसका कैलकुलेशन भी सबसे डिफिकल्ट होता है क्योंकि डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, उसका कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, इसीलिए उसको निकालने के लिए बहुत हॉल जोल भी लगता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं, है ना। देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन इन केस ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करता हूं कि देखो यहाँ पे क्या कंडीशन लिया, सेम इस तरह का कंडीशन है, इस तरह का लिया हूं ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ आपका क्या है, ये आपका फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस है, और फ्री सरफेस के नीचे क्या है, मेरा पानी जो है वो डूबा हुआ है। पानी क्या है मेरा, डूबा हुआ यहाँ मेरा है, बिल्कुल है डूबा हुआ सर, कोई दिक्कत नहीं है। पहला कंडीशन में क्या लिया हूं कि जी आपका क्या है, ऊपर है, और बी आपका क्या है, नीचे है, क्योंकि यू नो दैट ऑलवेज सर मेरा बी क्या रहेगा, नीचे रहेगा, है ना। ऑलवेज यहाँ बी मैंने कहा था सेंटर ऑफ बॉयंसी, देखो यहाँ मैंने क्या कंडीशन कहा था कि सेंटर ऑफ बॉयंसी ऑलवेज लाई बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है सर। देखो ये तीनों कंडीशनों का आपको पहले दिखा दे तो कंफ्यूज हो सकते हो। देखो बी नीचे है सर, अनस्टेबल का कंडीशन देखो, बी नीचे है, देखो बी नीचे है, हाँ सर है, जी से नीचे है। न्यूट्रल वाला आ जाओ, न्यूट्रल है, न्यूट्रल केस में आ जाओ, बी नीचे है, जी के नीचे है, तो तीनों केस में हो रहा था। बिल्कुल आप ये वाला चीज को हटा दो दिमाग से, फिगर देखे तो नजर ही आ रहा कि बी हमेशा नीचे रहता है, बी नीचे रहता है। इट मींस फ्लोटिंग बॉडी के केस में बी सर ज्यादा मेरे लिए मैटर नहीं करता है, तो सर बी तो हमेशा नीचे ही रह रहा है। फिर कैसे पता चलेगा, क्योंकि जी तो हमेशा ऊपर रहेगा। अगर देखा जाए चाहे न्यूट्रल बात करेंगे सर, स्टेबल का बात करें, अनस्टेबल का बात करेंगे सर, जी हमेशा ऊपर रहेगा, बी हमेशा नीचे रहेगा, तो फिर कैसे पता चल पाएगा सर कि स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है। इसीलिए यहां से हम लोग बी के बारे में डिस्कस ही नहीं करते, जी तो लेते हैं लेकिन जी को कंपेयर करते हैं मेटा सेंटर एम के साथ। अब वो क्या पॉइंट है उसको समझना आना है, तो चलो डिस्कस करते हैं। तो क्या मैं किया हूं, जी लिया हूं ऊपर में, बी लिया हूं नीचे में। अब अगर मैं यहां पे बात करता हूं, थोड़ा सा इसको फिर से क्या करता हूं, टिल्ट करता हूं। अभी ये मत समझना स्टेबल है या जो भी है, अब इसको जाने दो। पहले मैं क्या करता हूं, इसको टिल्ट करता हूं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टिल्ट मैंने करा, टिल्ट करा तो कुछ आपका टेढ़ा हो गया, है ना।
कुछ टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो टेढ़ा जब हो गया तो ये रहा मेरा बी यहाँ पे और ये रहा मेरा जी यहाँ पे। तो जी जो है वो जहां का तहां रहेगा। जी कहाँ लगता बताओ सर? जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेवल आपका वेट जो रहता है, जिसे अब मैं अगर रेक्टेंगुलर कोई एकदम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट लेंगे उसका कहीं ना कहीं बीच में लगता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो लगभग लगभग आप देखोगे रेक्टेंगुलर जैसा तो नहीं है, लेकिन मान के चलेंगे सेंटर के आसपास ही कहीं मेरा रहेगा जी। तो जहां का तहां है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी भाई इसका वेट तो नहीं बढ़ा घटा है, घुमा दिए तो उसका वेट थोड़ा ना घटा बढ़ा है। तो चलो जी का यही रहा। तो यहां से मेरा क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन मेरा वेट जो है वो लगेगा। लेकिन बोयंसी जो होता है, बोयंसी बी वाला पॉइंट, ये किस पे मेरा डिपेंड करता है सर? तो सर बोयंसी मेरा जो होता है, बोयंसी फोर्स एफ बी, एफ बी इक्वल टू क्या जानते हैं सर? वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। क्या जानते हैं? वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, फ्लूइड डिस्प्लेस। यानी कि जितना मेरा फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा, याद है मैंने दिखा था कि बॉल गिर रहा है, जितना पानी मेरा हटा, जितना वजन को लेते हैं उसके बराबर उसका एफ बी का वैल्यू होता है, बोयंसी फोर्स का वैल्यू होता है। तो सर जैसे हम लोग टिल्ट कर दिए ना, तो देखो ये ज्यादा पानी के अंदर डीप चल गया, ज्यादा अंदर पानी धस गया। तो देखो पहले आपका कितना ऊपर में है, देखो मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं। पहले सर देखो इतना पानी के बाहर था, अब देखो पानी के बाहर क्या हो गया, थोड़ा सा देखोगे कम हो गया इस साइड में, और थोड़ा पानी जो है ना बॉडी ज्यादा पानी के अंदर चल गया, ज्यादा पानी के अंदर चल गया। तो कहीं ना कहीं इसका जो होगा वो इस बारी जो एफ बी का वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस हो सकता है कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वेट ऑफ द फ्लूइड जो रहेगा वो घट गया या बढ़ गया, चेंज तो आया है। इट मींस सेंटर ऑफ बोयंसी अब मेरा शिफ्ट करके कहीं और लग जाएगा उसी लाइन ऑफ एक्शन में, लेकिन सेंटर ऑफ बोयंसी शिफ्ट कर जाएगा। अब ये शिफ्ट कहां पे होता है उसके बेसिस पे देखते हैं कि स्टेबल है या अनस्टेबल है, या फिर ज्यादा शिफ्ट कर गया तो मेरा क्या हो जाता है वो हम लोग देखेंगे, स्टेबल हो जाता है, कम शिफ्ट किया तो अनस्टेबल, जो भी डिस्कस है वो करेंगे। तो मान लेते हैं बी मेरा जो यहाँ पे था बी पॉइंट, ये कहीं शिफ्ट करके करके डॉट डॉट करके यहां पहुंच गया। अब मेरा बी या बी यहां लग रहा था, पहले लग रहा था इस पॉइंट पे, लेकिन शिफ्ट करके यहां चल गया। क्यों लग गया समझ गए यहाँ पे, चलिए बी यहां लग गया सर। और सर जी यहाँ पे कहां लग रहा है सर? जी तो यहां लग रहा है मेरा, ये रहा जी, तो जी यहां लग रहा है, और एफ बी आपका कहां लग रहा है? यहां पे लग रहा है। अब भाई ये एफ बी को कहीं ना कहीं हम लोग जाके कैलकुलेट तो करेंगे, नहीं तो बिल्कुल से एक्सिस से हट गया, तो बॉडी के एक्सिस में लेके चलते हैं हम लोग है। तो बॉडी के एक्सिस में हम लोग डॉट डॉट करके जाएंगे और एक स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे लाइन, और ये कहीं जाके एक्सिस पे टच करेगा, जो बॉडी का एक्सिस है वहां जाकर टच करेगा। इस पॉइंट को एक नाम हम लोग नया देते हैं जिसको बोलते हैं मेटा सेंटर। मेटा सेंटर इसको हम लोग बोल देते हैं, मेटा सेंटर इसको हम लोग बोल देते हैं, समझ गए? मेटा सेंटर इसको हम लोग कह देते हैं। अब बारी यहां पे क्या आ जाता कि सर एफबी तो खत्म, क्योंकि एफबी का नया नाम हम लोग दे दिए मेटा सेंटर से, उसी को तो हम लोग एक्सटेंड करके बढ़ा दिए। तो अब हम लोग किसके किसके बीच देखेंगे? मेटा सेंटर एम एंड जी, क्योंकि बी जो बी डेस को ही हम लोग ऊपर में जाके एम कर दिए हैं, ये बात आपको समझना पड़ेगा कि यही बी बी डेस आया, बी डेस को ऊपर जाके एम कर दिए। तो एम और जी के बेसिस पे, एम और जी के बेसिस पे जज करेंगे। तो चलो जैसा हम लोग पहले लिए थे वैसा ले लो सर। ऐसा आया, ऊपर में कहीं आ गया आपका एम और नीचे यहाँ पे कहीं लग रहा आपका जी। तो जी सर क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जहां पे हम लोग इससे पहले सी लेके चलते थे, सी भी ले सकते हो। तो सी आपका सर, सी से तो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा नीचे डब्ल्यू, और सो एम सर है, एम का अगर बात करेंगे तो यहाँ पे अब एफ बी लग रहा है, एफ बी मैंने बॉयंसी फोर्स लग रहा है, एफ बी लग रहा है ऊपर डायरेक्शन में, एफ बी। यानी अब देखो कैसा करना जा रहा है, वेट नीचे की ओर और एम एफ बी ऊपर की ओर, ऐसा मतलब ये सीधा कर देगा। अगर टिल्ट है तो सीधा कर देगा, यानी कि अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको किए हो, अगर आपका सीधा से ऐसा आप कर दिए कि छोड़ दिए हो, तो ऑटोमेटिकली एफ बी ऊपर लग रहा है और वेट नीचे लग रहा है, तो इसको सीधा कर देगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली कपल क्रिएट हो जाएगा, और ये जो कपल है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज में अगर आप घुमाए हो तो एंटी क्लॉकवाइज में कपल क्रिएट होगा, फिर से वो सीधा कर देगा। तो ये बन क्या गया? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में क्या आ जाता कि कौन ऊपर होना चाहिए? तो मैं बोलूंगा कि मेरा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, अगर मेरा मेटा सेंटर से नीचे है, अगर मेरा क्या है जी बिलो है, जी बिलो दी बिलो एम अगर है, तो मेरा स्टेबल कंडीशन हो गया। तो क्या हो गया मेरा? स्टेबल कंडीशन यहां पे मेरा हो जाता है, स्टेबल कंडीशन हो जाता है। चलिए, तो यहां से दो चीज, नया चीज पता चला। एक चीज पहला कि इन फ्लोटिंग बॉडी ऑन टिल्टिंग, अगर फ्लोटिंग बॉडी को हम लोग टिल्ट करते हैं तो सेंटर ऑफ बोयंसी जो रहेगा वो शिफ्ट कर जाता है, और एक नया मुझे एक सेंटर ऑफ बोयंसी मिल जाता है ना। और दूसरा मुझे पता चला मेटा सेंटर के बारे में, और मेटा सेंटर क्या है? इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट। मेटा सेंटर क्या होता है? एक इमेजिनरी पॉइंट होता है। एम जो है ये एक इमेजिनरी पॉइंट है,
क्योंकि एक्चुअल में एफ बी कहां लग रहा है, इस पॉइंट पे एफ बी लग रहा है, लेकिन हम लोग डॉट डॉट करके हम लोग मेटा सेंटर को दिखाएं, मेटा सेंटर एक एक्सिस में दिखाने के लिए। तो मेटा सेंटर इज इमेजिनरी पॉइंट विच इज फॉर्म बाय इंटरसेक्शन ऑफ न्यू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बॉयंसी फोर्स। बॉयंसी फोर्स का न्यू लाइन ऑफ एक्शन लेके, है ना, न्यू लाइन ऑफ एक्शन लेके हम लोग इसको क्या किए हैं, कंस्ट्रक्ट किए हैं, फॉर्म किए हैं विद एक्सिस ऑफ द बॉडी, उस बॉडी के एक्सिस पे ही जाके किए हैं। अच्छा, और एक चीज की सर मेटा सेंटर जो होता है वो क्या आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है। देखो अभी देखो बॉडी के अंदर अभी मेरा लाई करा, बॉडी के अंदर एम में है, क्या सर एम मेरा यहां भी जा सकता है, बॉडी के बाहर बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल बाहर जा सकता है। अगर ये ज्यादा मेरा बी शिफ्ट करके अगर आ जाएगा ना कहीं और, तो ये जाके कहीं मान लो कि बी जो मेरा है वो मेरा कहीं शिफ्ट करके मान लो यहाँ आ गया, इस जगह पे आ गया बी, बी डैश। अब ये ऊपर जाएगा जाएगा कहीं जाके यहाँ पे जाके लाई कर सकता है। तो ये मेरा बॉडी के आउटसाइड में भी जा सकता है अगर मेरा ज्यादा शिफ्ट कर गया तब। समझ गए, ये भी चीज मुझे देखने को मिल सकता है। मेटा सेंटर क्या मैं आपको समझा दिया। मेटा सेंटर आपका क्या है, बोयंसी फोर्स को इस बॉडी के एक्सिस में एक हम लोग फॉर्म किए हैं, उसी एक्सिस में बॉडी एक्सिस में जाके एक लाइन को ड्रॉ करके दिखाया गया। तो एक मेरा इमेजिनरी पॉइंट होता है, बोयंसी फोर्स का एक इमेजिनरी पॉइंट होता है जो कि बॉडी के एक्सिस में ड्रॉ करा जाता है। सिंपल सा बात है, समझ गए, जो कि एक तरह से क्या सा बोल सकते हैं, एम जो है एक बोयंसी फोर्स का शिफ्टेड पॉइंट है, न्यू बोयंसी आप बोल सकते हो, न्यू बोयंसी पॉइंट है, न्यू बोयंसी पॉइंट है ऑन दी एक्सिस ऑफ द बॉडी। उस एक्सिस ऑफ द बॉडी में एक मेरा न्यू बोयंसी पॉइंट है जो कि हम लोग क्या किए हैं, ड्रॉ किए हैं, इमेजिनरी पॉइंट को ड्रॉ किए हैं। समझ गए, चलिए ये वाला चीज हो गया और ये कंडीशन हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब बाकी तो आपका कहानी वाला खेल है। अब देखो अगर बात करा जाए यहाँ पे क्या सर, मेटा सेंटर सबमर्ज बॉडी वाले पार्ट में भी हो सकता है। एक सेकंड, क्या यहां बोल रहे हैं सर, मेटा सेंटर सबमर्ज बॉडी, नहीं, सबमर्ज बॉडी के कास में मेटा सेंटर का कहानी नहीं होता है, ठीक है, मेटा सेंटर वहां पे नहीं देखने को मिलता है सर। मेटा सेंटर ऑलवेज अपर पार्ट, अभी मैं डिस्कस करूंगा, नहीं ऑलवेज अपर पार्ट नहीं होता, कहीं भी हो सकता है। अभी देखो ना, अभी मेटा सेंटर देखो अभी बीच में भी आ गया है ना, जी एंड बी के बीच में, जी से नीचे भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं ऊपर में हो सकता है ना, कोई जरूरी नहीं ऊपर में हो सकता है, वो मेरा देखो बीच में भी हो सकता है और जी में भी लाई कर सकता है। थर्ड पॉइंट वही वाला मैं समझाऊंगा, ठीक है। और ये मेटा सेंटर केवल और केवल फ्लोटिंग में ही देखने को मिलता है, ये भी ध्यान रखना, आपको सबमर्ज में देखने को नहीं मिलता है, सबमर्ज में ये चीज देखने को नहीं मिलता है, इस बात को ध्यान आप लोग को रखना है, ठीक है, सबमर्ज में ये चीज आप लोग को देखने को नहीं मिलता है। क्लियर, ठीक है। कि सबमर्ज के केस में क्या होता था, देखो ध्यान दो भाई साहब, देखो हम लोग सबमर्ज का जब केस लिए थे डियर स्टूडेंट, तो सबमर्ज के केस में देखो ये रहा मेरा पॉइंट, ये बॉयंसी फोर्स यहाँ लगता था, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगता था, है ना, इस तरह से मेरा एक्ट करता था। तो कितना अगर करेंगे तो मेरा नया पॉइंट पे नहीं जा रहा, क्योंकि मेरा बात समझना, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं सर, सबमर्ज बॉडी में भी भाई मेरा बात समझो, मेरे तरफ देखो सब चीज बोल के मैंने क्या कहा कि एफ बी किसके बराबर होता है, फ्लूइड डिस्प्लेस, है ना, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। ये तो पानी के अंदर है ना, मेरा बात समझो, किसका क्वेश्चन था, सोनी का। सोनी डियर, ये जो आपका बॉडी है ये तो पानी के अंदर है, रोटेट किए तब भी पानी के अंदर था, तो इसका जो भी जितना पानी को हटाया, मान लिया आपने क्या करा, एक मैंने ग्लास लिया और ग्लास के अंदर एक मैंने बॉल को डाल दिया, फिर इस तरह क्यूब डाल दिया, तो जितना पानी बाहर निकला अब तो निकल गया, अब घुमाओ फिराओ कुछ भी करो, उसका वजन तो सेम ही है। उस जो एफ बी का वैल्यू है मेरा, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, जो फ्लूइड डिस्प्लेस किया उसका वजन तो वही रहेगा, आप थोड़ा ना ज्यादा घटेगा बढ़ेगा। तो यानी कि अगर वो घटेगा बढ़ेगा नहीं, तो एफ बी का वैल्यू घटेगा बढ़ेगा थोड़ा ना, वही का वही रहेगा। यहां पे क्या हो रहा है, अभी फिलहाल आपका बॉडी किस केस में था, आपका कुछ था ऐसा, अभी मैं मेरा बात समझना, इस केस में क्या है कि अभी आपका बॉडी है कुछ ऐसा, लेकिन जैसे आप घुमा दोगे ना तो बॉडी कुछ ज्यादा ही अंदर अब चल गया। देखो अब क्या हो गया, ज्यादा बॉडी पानी के अंदर चल गया, तो पहले जो आपका वेट था फ्लूइड डिस्प्लेस का, अब बढ़ सकता है या घट सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा है। यानी अब मेरा क्या हुआ, चूंकि मेरा वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस घट गया बढ़ गया, तो चेंज आया, करने मतलब चेंज आया, तो अगर उसमें चेंज आएगा तो बॉयंसी फोर्स में भी चेंज आएगा। तो जहां मेरा एक्ट कर रहा है पॉइंट, जिस पॉइंट पे मेरा बॉयंसी फोर्स एक्ट करेगा वो भी तो चेंज होगा, इसलिए यहाँ पे बॉयंसी फोर्स चेंज होता है, और फिर उसी को हम लोग सेंटर ऑफ एक हम लोग एक्सिस में जाके देते हैं, तो मेरा सेंटर मेटा सेंटर देखने को मिलता है। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं अनस्टेबल का केस कब होता है। तो देखो इस बारी क्या आ जाता है, अभी हम लोग क्या लिए थे कि बी मेरा नीचे था इस तरह का, तो अभी देखो वही आपका बी नीचे है जी ऊपर है, अब क्या किया हम लोग इसको घुमाएं, है ना। क्लियर हो गया हिमांशु, ओके डियर, इस तरह सारे स्टूडेंट क्लियर होगा तो बताना। अब उसको क्या क्लॉकवाइज में से घुमा दिए,
घुमा दिए, लेकिन शिफ्ट ज्यादा नहीं हुआ इस बारी शिफ्ट ज्यादा नहीं हुआ। इस बार देखो कहां से कहां तक बी गया है, बी आपका था बी में, तो शिफ्ट होकर एकदम थोड़ा सा गया, ज्यादा शिफ्ट नहीं हुआ, थोड़ा सा टिल्ट किए, थोड़ा सा टिल्ट किया, फिर हो सकता है कि ज्यादा आपका अंदर में मेरा फ्लूइड डिस्प्लेस उतना नहीं हो पाया, जो भी है केस मतलब पॉइंट आपका यहीं तक गया, बी डेस यहीं तक गया। अब ये बी डेस को ऊपर ले जाएंगे बॉडी का एक्सिस में, तो जाके एम आपका बीच में ही पड़ गया यहाँ पे, मतलब जी से नीचे। देखो ये भी देखो, इससे पहले क्या था, जी से कहीं ऊपर आपको मिल रहा था एम, लेकिन अब क्या देख रहे हो, जी से आपका नीचे मिल गया है। तो इस केस में क्या होगा, देखो यहाँ पे थोड़ा बनाओ जी, और तो जो आपका जी यहाँ पे है और एम आपका यहाँ पे है, और एम पे क्या लगेगा, एम पे सर एम में अगर बात करा जाए तो यहाँ पे एफ भी लगेगा, यहाँ पे कहीं इस तरह से मेरा एफ भी लग रहा है, और जी में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेरा वेट लगेगा। एक सेकंड, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लगेगा। अब देखो अब क्या हो रहा है, ये वेट नीचे की ओर आ रहा है ऐसा, तो ये नीचे कर रहा नीचे, और वेट ये ऊपर कर रहा, तो घुमा देगा, ये घुमा देगा। यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप घुमा रहे हो और आपका मेटा सेंटर जो नीचे है, तो ऑटोमेटिकली कपल क्रिएट करेगा, जो क्लॉकवाइज में आप घुमाए और क्लॉकवाइज में ही क्रिएट करेगा कपल, तो पूरी तरह से घुमा देगा, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड केस। ठीक है, मैं क्वेश्चन लेता हूं, अब लास्ट वाला पोर्शन में बता ही देता हूं। लास्ट क्या आ जाता है कि इस बारी देखो, अगर मैं बात करता हूं कि मेटा सेंटर का, कि मेरा मेटा सेंटर क्या है, मेरा बी है, और बी मेरा हो सकता है ऐसा पॉइंट पे आया ना जो बिल्कुल जी में जाके सट जाता है। ये जैसे हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो बिल्कुल जी के ऊपर ही आके लग गया, तो जी जहां पे वहीं पे आपका मेटा सेंटर भी आ गया। तो जी और बी, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहीं पे सर जी है, यहीं पे बी है, तो ऊपर में जब बी गया नीचे में वेट लगा, तो कोई कपल क्रिएट है नहीं, दोनों जाके एक ही पॉइंट पे लगा, ऐसा कुछ, ऐसा ऊपर और नीचे से लग रहा है। तो फिर से इसको हिला ना इधर ना इधर, कुछ नहीं, तो नो कपल एक्ट कर रहा, तो कोई अगर कपल एक्ट नहीं करेगा तो इसको कहेंगे हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब ये कितनों भी हम लोग जितना करेंगे वहीं पे जाकर न्यूट्रल हो जाएगा, यहां करेंगे यहाँ हो जाएगा, यहाँ करेंगे यहाँ हो जाएगा, जितना करेंगे न्यूट्रल आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे चार्ट बन जाएगा 3, इफ मेटा सेंटर लाई बिलो दी जी तो हो जाता है स्टेबल, अगर मेटा सेंटर लाई बिलो एक सेकंड लाई अबव दी जी, यस हाँ अबव करेगा तभी ना आपका होगा, अबव अगर जी करेगा तो स्टेबल, मेटा सेंटर लाई अबव दी जी। देखो ये वाला देखो, मेटा सेंटर जो है जी से ऊपर जब जाएगा तो जी उससे ऊपर जाएगा तब। अच्छा यहाँ पे आपको ट्रिक में बता देता हूँ, ट्रिक एक बताऊं, ट्रिक बताऊं। देखो इससे पहले भी जी नीचे था तभी स्टेबल था, लेकिन किसके केस में, बॉयंसी से। देखो यहाँ पे देखो इस वाला केस देखो, यहाँ पे भी देखो, अगर आप देखोगे स्टेबल वाला देखो, स्टेबल स्टेबल के केस में नीचे क्या था, खाली देखो नीचे में क्या था, तो सर स्टेबल के केस में नीचे मेरा था सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी जी या फिर सी बोलो जो भी है, नीचे था ना, लेकिन बॉयंसी का ये खाली रखना, इसमें बॉयंसी आएगा, है ना, सबमर्ज के केस में। यहां भी देखो अगर स्टेबल का केस बात करेंगे, तो यहां भी अगर आप स्टेबल का केस देखते हो तो अभी भी देखो नीचे में क्या है सर, नीचे में आपका जी है, लेकिन इस केस में क्या आ जाता है, फ्लोटिंग केस में एम आएगा, एम आएगा, है ना, एम से नीचे रहेगा, तो जब भी जी नीचे रहेगा वो स्टेबल का कंडीशन जाता है, बस फ्लोटिंग बॉडी में एम आएगा, सबमर्ज बॉडी में आपका बॉयंसी आएगा, समझ गए, तो वो चीज आ गया। जस्ट अपोजिट स्टेबल, दोनों अगर एम लाई कर रहा है जी में ही तो हो जाता मेरा न्यूट्रल। क्लियर, चलिए एक सेकंड, तो क्वेश्चन अब मैं ले लेता हूं। यहाँ पे सुलभ क्या पूछ रहे थे, सर क्या मेटा सेंटर बैलेंस करेगा सीजी एंड बॉयंसी फोर्स को, क्या बोल रहे हैं, एक सेकंड, मेटा सेंटर क्या करेगा, बैलेंस करेगा सीडी को एंड बॉयंसी फोर्स को, नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा, आप बोलो क्या मेटा सेंटर बैलेंस करेगा सीजी को एंड बॉयंसी बैलेंस करेगा मेटा, आपके मेटा सेंटर को, मेटा सेंटर नहीं, बैलेंस का कंडीशन यहाँ पे नहीं, बैलेंस क्यों करेगा, बैलेंस का कंडीशन तो ये वाला मैंने कहा ना, ये वाला चीज का है, इन दोनों के रिलेट करके ये चीज होगा डियर, वो आप बोल सकते हो, मतलब बॉडी को एक लिमिट तक ही रोटेट कर सकते हैं, ज्यादा करेंगे तो एम जो है वो बिलो जी हो जाएगा और बॉडी पलट जाएगी, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, 100% क्वेश्चन आप बिल्कुल करेक्ट कर रहे हो। ठीक है, देखो यहाँ पे कोई किसी को बैलेंस नहीं कर रहा डियर, बस आपको ये ध्यान रखना है कि बैलेंस करने के लिए आपको जो जी है वो जी नीचे होना चाहिए, इतना आप सिट मत कर दो, है ना, इतना मत कर दो, या फिर इतना मतलब कि एक तरीके से आप समझ गए ना कि आपको एम को ऊपर रखना, दैट्स इट, कंडीशन ये आपका है।
और ये मैं जरूरी नहीं बोला कि थोड़ा करेंगे तो आपका एम ही आएगा, ये डिपेंड करता कंडीशन पे। मैं बस ये बोला कि अगर यहां तक शिफ्ट करेगा, ये किसके वजह से, ज्यादा के करे की वजह से या कम की वजह से, तो प्रैक्टिकल जब प्रूव करोगे तब है। तो डेरिवेशन यहाँ पे करवा नहीं रहा हूँ, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसीलिए सर यहाँ तीनों केस को एक बॉडी में सेम रहेगा या डिफरेंट? नहीं, एक बॉडी में तीनों कैसे हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, या तो बॉडी घूम जा रहा है, या स्टेबल है, या न्यूट्रल है। हाँ, तीनों के सेम बॉडी सेम ले सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप यही बॉडी को ले सकते हो। भाई अभी हम लोग एक ही बॉडी लेके चले हैं, एक ही बॉडी लेके चले, तब ना बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। एक ही बॉडी को मैं स्टेबल किया हूं, उसी बॉडी को मैं फिर यहां लिया हूं, उसी को बॉडी को यहां लिया हूं, समझ गए। लेकिन आप अलग अलग बॉडी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां तक चीजें समझ गए। अब बात करेंगे हम लोग क्या, मेटा सेंटर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। अगर बताइए यहां तक चीजें क्लियर है तो मैं थोड़ा आगे बढ़ूं। सेम बॉडी पे स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, हाँ हाँ सेम बॉडी। चलिए मेटा सेंटर का कैलकुलेशन मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेटा सेंटर का कैलकुलेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो मेटा सेंटर कैसे कैलकुलेट करेंगे चलिए जानते हैं। क्योंकि ये कोई ऐसा तो है नहीं कि बॉडी या डिफरेंस ले लेंगे, ये हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा आपको तिगड़म करना पड़ता है। तो पूछा जाता है आपसे, है ना, पूछा जाता है कि कैसे आप निकालते हो BM, कैसे निकालते हो GM। अब ये क्या होता है चलिए डिस्कस में आपको बताता हूं। तीनों एक में भी कर सकते हो और तीनों अलग अलग बॉडी में भी हो सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक लेके चला हूं, अलग अलग बॉडी में कोई जरूरी थोड़ा ना, कोई भी बॉडी में भी हो सकता है ये कंडीशन। किसी भी बॉडी आप लोगे तो वो तीनों कंडीशन हो सकता है, कोई भी बॉडी में तीनों कंडीशन लग सकता है। अब उसका किस तरह का बॉडी है ना, उस पर डिपेंड वो करता है। कोई भी बॉडी है, अब मान लो मेरा ये मोबाइल है, अब इस मोबाइल को मैं पानी में अगर रखूंगा तो ये फ्लोट करेगा या डूब जाएगा, ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, भारी है कि नहीं है, हल्का है कि नहीं है, बॉडी का कंस्ट्रक्शन कैसा है, ये सभी चीजों पर डिपेंड करता है। अभी हर एक बॉडी में तीनों थोड़ा होगा, या तो कोई बॉडी फ्लोट करेगा, कोई बॉडी डीप कर जाएगा, या कोई बॉडी आपका न्यूट्रल बने रहेगा। तो हर एक बॉडी में एक ही तरह का रहेगा, है ना। हर बॉडी में तीन थोड़ा होगा, कोई एक ऑब्जेक्ट को लिए, एक पर्टिकुलर तरह का ऑब्जेक्ट को, वो या तो स्टेबल रहेगा या अनस्टेबल रहेगा या न्यूट्रल रहेगा। तीनों नहीं हो सकता ना हर एक बॉडी में। अगर आप जैसे पानी में जाओगे तो बोलेंगे सर मैं तैर भी जाऊंगा, मैं डूब भी जाऊंगा और मैं न्यूट्रल भी जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप जैसे डूबोगे तो डूब ही जाओगे, आपका एक ही रहेगा, है ना। कोई और बॉडी आएगा तो उसमें कंडीशन है। मैं यहाँ पे समझाने के लिए लिया हूं कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट, रेक्टेंगुलर का या फिर एक तरह का शेप का लिया हूं, लेकिन ये एक्चुअल उस तरह से होता है, ठीक है। समझ आ रहा कि नहीं, समझ आया अभी चीज? अभी बस यहाँ पे समझाना है ना, इसीलिए मैं इसी तरह का एक ही शेप जैसा ले लिया हूं। प्रैक्टिकल में जो भी बॉडी का कंडीशन रहेगा तो एक ही कंडीशन रहेगा। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मेटा सेंटर, है ना। कैलकुलेशन ऑफ मेटा सेंटर, या फिर इसको कहा जाता है कैलकुलेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी। फ्लोटिंग बॉडी को क्या हम लोग स्टेबल कैसे करेंगे उसके बारे में अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं। यानी कैलकुलेशन से कैसा पता लगाएंगे कि कोई भी बॉडी मेरा स्टेबल है या नहीं है ना। यहाँ पे स्टेबल का केस हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे, और जो कंडीशन भी लिए हैं वो स्टेबल कंडीशन ही लेके चले हैं। अगर आप ध्यान दोगे तो स्टेबल कंडीशन पे आपका ये स्टेबल कंडीशन था। फ्लोटिंग बॉडी का स्टेबल कंडीशन में क्या था, जो मेरा एम है वो ऊपर में लाया करता है जी का, है ना। एम जो ऊपर में लाया करता है जी का, तो देखो यहाँ पे एम जो है वो ऊपर में लाया कर रहा है जी का, तो स्टेबल कंडीशन ही लेके चला गया। और मैं यहाँ पे कैलकुलेशन के थ्रू से कोई प्रूव करना कि कैलकुलेशन करके बताओ कि कोई बॉडी मेरा स्टेबल है या नहीं है। तो चलो डिस्कस करते हैं। तो ये तो पूरा कंडीशन आपको पता है, कोई फ्री सरफेस है उसका आपका इस तरह से डीप है, फ्री सरफेस से नीचे कोई डूबा हुआ है, ऊपर में आपका अगर जी मान लेता है, नीचे में आपका बी मान लेता है, और बी जो है सेंटर ऑफ बॉयंसी, वो ड्यू टू आपका फ्लूइड डिस्प्लेस, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस की वजह से आपका, क्योंकि शिफ्ट कर दिए हम लोग, टिल्ट कर दिए, तो न्यू एक पॉइंट मिला, उसको हम लोग से मुझे मेटा सेंटर मिला। यहाँ पे मेरा जी है, और यहाँ पे कपल जो भी क्रिएट होगा उस कपल की वजह से स्टेबल आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन देगा। तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है मेटा सेंटर, मुझे निकालना है मेटा सेंटर हाइट, क्योंकि एक तरह से हाइट ही है। तो मेटा सेंटर हाइट क्या होता है, हाइट बिटवीन दी जी एंड एम। तो जी एंड एम के बीच में जो हाइट होता है उसको कहा जाता है मेटा सेंट्रिक हाइट, इसको कहा जाता है जीएम। जीएम इज नथिंग बट दी मेटा सेंट्रिक हाइट। अब मेटा सेंट्रिक हाइट निकालने का क्या सबसे सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका है सर, मुझे क्या निकालना है सर, जी से लेकर एम तक का। तो मैं क्या करूंगा, एम से लेकर बी तक का लूंगा हाइट, उसमें से लेकर जी से लेकर बी जी हटा दूंगा। देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि जी एम इक्वल टू, देखो यहां से
GM इक्वल टू BM माइनस BG। B से लेकर M तक पूरा लेंगे, उसमें से BG को हटा देंगे, है ना, उसको हटा देंगे। अभी देखो, अभी देखो हिमांशु, अभी पूरा देखो कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन मेरे को यहाँ पे करना है, ठीक है। अब मेरे को अब निकालना है कि GM निकालेंगे, दो चीज चाहिए, BM और BG, ये दो चीज चाहिए, BM और BG निकालना है। इसमें से एक बहुत इजी है निकालना, और वो क्या है मेरा BG, क्योंकि BG में आपका मेटा सेंटर नहीं आ रहा। देखो BM में मेटा सेंटर आ रहा है, M आ रहा है, ये निकालना दिक्कत है, लेकिन अब BG निकालना बहुत ही इजी होता है, BM निकालना इजी होता है। कैसे? जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल लिया गया है, मैं रेक्टेंगल बॉडी ले, देखो यहाँ पे लिख दिया गया BG कैन बी कैलकुलेटेड इजीली बाय गिवन कंडीशन, है ना, गिवन कंडीशन। लेकिन जो BM होता है उसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं बाय दिस फॉर्मूला, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वॉल्यूम वगैरह लेते हैं। तो पहले हम लोग BG को मैं बता देता हूँ BG कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो BG क्या हो जाता है मेरा BG, तो जैसे मान लेते हैं मेरा रेक्टेंगुलर बॉडी है, और रेक्टेंगुलर बॉडी है तो उसका कुछ हाइट रहेगा, तो मान लेते हैं कि इसका हाइट जो है मेरा D है ना, ये डेप्थ मान लेते हैं, या हाइट मान लो, मेरा हाइट मान लेते हैं D इसका है, D दी हाइट है ना, डेप्थ इसलिए हाइट में D लेके चला हूं, ये लेके चला हूं, ठीक है। अब इसका अगर मैं बात करूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो कहीं ना कहीं हाफ पे के आसपास आएगा, तो कुछ हाफ के आसपास यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, G आ रहा है। हाफ के आसपास क्या आ रहा है मेरा, यहाँ पे G आएगा, बिल्कुल सर, रेक्टेंगुलर बॉडी है तो हाफ के आसपास G आएगा। और जितना डूबा हुआ है, जैसे आपको पहले से पता है, जितना डूबा हुआ है उसका हाफ जो रहेगा, डेप्थ ऑफ इमर्जन का हाफ में मेरा आएगा सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होगा, मान लो डूबा हुआ कितना है, जैसे मैंने कहा कि हाफ में आ गया G, हाफ में आ गया G, तो अगर D है तो D/2, और D/2 का भी हाफ आएगा सेंटर ऑफ बॉयंसी, तो D/4 आ जाएगा। अब मुझे क्या निकला, BG, यानी B और G के बीच का डिफरेंस, तो B और G के बीच का डिफरेंस क्या आ जाएगा, तो सर D/2 में से घटा देंगे D/4 को, तो यहां से डायरेक्ट आपको मिल जाएगा D/4, तो D/4 आपका BG निकल गया। और इस तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, यू कैन इजीली कैलकुलेट बाय द गिवन कंडीशन, क्योंकि आपको G पता रहेगा। जैसे आप, अगर मैं आपको पढ़ाया हूं, क्या आपको जो पढ़ा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसमें हम लोग 2D और 3 बॉडी सबका हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिस्कस किए हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबका आपको पता है, तो वो आपको पता रहेगा G कहां पे एक्ट कर रहा है। और जो भी सेंटर ऑफ बॉयंसी है वो डेप्थ ऑफ इमर्जन का आधा रहेगा, तो आपको बोलेगा कि इतना मीटर तक डेप्थ डूबा है तो उसका आधा ले लेना, उससे घटा देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली यहां से निकल जाएगा, G में से B को हटा देंगे तो आपको BG निकल जाएगा। BG इज द डिफरेंस बिटवीन द B माइनस G। इसको अगर मैं बोलूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये नथिंग बट द G माइनस B है, BG इज इक्वल टू G माइनस B, ऐसे समझ गए, G माइनस B, तो G का वैल्यू G तक का क्या D/2 है, और B तक का क्या D/4 है, यही तो कर रहे हैं हम लोग, यही कर रहे हैं बस, ठीक है। तो यहां से मेरा BG निकल गया, BG यहाँ पे निकल जाता। अब बारी आ जाता किसका, BM का, BM का, B से लेकर M तक का, B से लेकर M तक का, है ना, B से लेकर M तक में M दिक्कत क्या करता कि M जो है वो तो हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई गिवन बॉडी तो है नहीं, ये हम लोग एक मेटा सेंटर को शिफ्ट किए हैं, फिर सेंटर ऑफ बॉडी के अबाउट हम लोग इस पॉइंट को लिए हैं, तो यहां से हम लोग इसके लिए फॉर्मूला क्या जाता, देखो अब इसके लिए हो जाता डेरिवेशन, ना आपके पास इतना टाइम है जैसे मैं कह रहा हूं, है ना, और ना आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं डेरिवेशन को, उसी डेरिवेशन को मैं यहाँ पे करवाऊंगा जिससे उस डेरिवेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो आपके पास उतना टाइम भी नहीं, कभी टाइम मिलेगा तो मैं कभी आपको जरूर करवाऊंगा, है ना, कि कैसे ये चीज आपका वैल्यू आता है। बट फॉर दिस टाइम डेरिवेशन का ना वेस्ट ऑफ टाइम रहेगा, और आपके एग्जाम में वो डेरिवेशन पूछा भी नहीं जाता है, तो डायरेक्ट ही जान लो ये डेरिवेशन से आता है। मैं ये नहीं बोल रहा शॉर्टकट है, इसका पूरा अच्छा खासा डेरिवेशन है, लेकिन इट विल टेक 20 to 15 मिनट, 20 to 30 मिनट ले लेता है। तो BM इक्वल टू आता क्या, I/V। आई क्या आ जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, अबाउट विच बॉडी विल रोटेट, जिसके अबाउट में रोटेट करता है। जैसे समझ करो, मैं आपको कैसे समझाऊंगा, ये मोबाइल है और ये मोबाइल मान लो रोटेट कर रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो अभी हम लोग क्या लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ये सीधा वाला एक्सिस, ये वाला, किसके अबाउट, इसके अबाउट, मान लो समझ गए ना मेरी बात, इसके अबाउट कोई चीज अगर घूम रहा है, ऐसे कोई चीज अगर घूम रहा है ना, ऐसे करके मान लो ये बॉडी मेरा घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ना, इस एक्सिस के अबाउट, जैसे मैं अगर ऐसे बात करो ना कोई चीज, एक सेकंड ना, तो मैं एक्सिस आपका लेके चलता हूं, जैसे मैं एक पेज फाड़ लेता हूं, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स और वाई वाई लिया हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस भी हो सकता है, वाई वाई भी। तो ये मान लो ये मेरा क्या, ये पेज है, और ये मान लो ऐसे करके घूम रहा है, ऐसे करके घूम रहा है ना, ऐसे करके घूम रहा है, तो ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ना, तो ये एक्सिस हम लोग लेंगे, ठीक है। अब इसी को मैं, ऐसे कोई बॉडी है और फिर ऐसे मेरा घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो इस बार हम लोग इस एक्सिस को लेंगे, तो ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, या फिर इसको लेंगे तो ये आ गया अलग एक्सिस,
समझ गए? तो एक्स और वाई जिसके अबाउट रोटेट करेगा बॉडी, वही वाला हम लोग एक्सिस लेके चलेंगे, जिसके अबाउट वो रोटेट यहाँ पे मेरा कर जाता है ना? समझ गए मेरी बात की नहीं? तो वो चीज आ जाता है। और नीचे में क्या लेते हैं? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड द फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, जितना मेरा वॉल्यूम मेरा पानी का इनसाइड है वो लेके चला जाता है। तो बस अब हम लोग क्या बोल सकते हैं? जीएम इक्वल टू, यानी कि मेटासेंट्रिक हाइट इक्वल टू बीएम माइनस बीजी, तो बीएम इक्वल टू निकला 1/v माइनस हो गया बीजी, और इससे आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर बीजी का जीएम का वैल्यू, बस सर इतना तो समझ गए, लेकिन कब बोलेंगे कि कोई बॉडी मेरा स्टेबल है कोई अनस्टेबल है? तो अब बोल रहा हूं अगर इसका वैल्यू मेरा पॉजिटिव आया तो मैं बोलूंगा कि अगर पॉजिटिव है तो मेरा स्टेबल आपका बॉडी हो कहलाएगा। अगर जीएम का वैल्यू मेरा नेगेटिव आया तो कहलाएगा मेरा अनस्टेबल बॉडी। और अगर मेरा जीएम का जो वैल्यू है वो 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि दोनों बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है, यानी वो मेरा न्यूट्रल है। सेम चीज को यहां लिख दिया गया है कि इफ मेटासेंट्रिक हाइट, यानी कि जो आपका बीजी का वैल्यू है, अगर मेरा बीजी का जो वैल्यू है, बीजी में बोल रहा सॉरी जीएम का वैल्यू, अगर मेरा जीएम का वैल्यू है वो अगर पॉजिटिव आ रहा तो स्टेबल, नेगेटिव आ रहा तो अनस्टेबल, 0 आ रहा तो अनस्टेबल, है ना? बाकी स्टेबल का कंडीशन आपको पता है, एम अबव जी, एम जो रहेगा अबव जी रहेगा, एम जो रहेगा जैसे यहाँ पे देखो ना, इससे पहले जो हम लोग डिस्कस किए थे फ्लोटिंग, वही वाला कंडीशन है ना? देखो स्टेबल केस में एम अबव दी जी, अनस्टेबल केस में जो एम है बिलो दी जी, बिलो दी जी, है ना? और बाकी न्यूट्रल केस में आपका आ जाता है एम ऑन दी जी। तो सेम कंडीशन है। क्लियर? चलिए, तो ये रहा आज का क्लास। चलिए बताइए क्या ये चीज सारे चीज समझ में आ गया आपको? क्लियर क्लियर, चलो वेरी नाइस, यहाँ पे सब बोल रहे हैं क्लियर है सर, वेरी गुड। चलिए, तो अब मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।